किसी ईयर इनकम फ्रॉम बिजनेस के टॉपिक में अपना स्टेटस देखो क्या है। अपना ये पार्ट 1 हो चुका है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 30 to 37। फिर इसके बाद ये भी हो चुका है पार्ट 2, इसको बोलते हैं एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली डिसअलाउड। फिर इसके बाद पार्ट 3 इनकम का थियरी भी हो चुका है, सेक्शन 28 एंड 41। एंड फिर उसके बाद अपना जो पार्ट 4 है ना, पार्ट 4 स्क्रीन पर देखो, पार्ट 4 उसमें 44 डबल ए और ए बी इतना अपना हो चुका है। अब बचा क्या है, 44 ए ई ए डी ए। ये थियरी हम लोग अलग से करेंगे। तो एक बार इसको मैं होल्ड पे रख के ना प्रॉब्लम्स चालू कर रहा हूँ, प्रॉब्लम सम, क्योंकि हम लोग ये जितनी भी चीज पढ़ रहे हैं ना, अल्टीमेटली अपना मिशन क्या है, एग्जाम में जो पहला क्वेश्चन आता है ना कंपलसरी, उसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस का नॉलेज चाहिए। तो सम कैसे सॉल्व करना चाहिए वो मैं अभी तुमको सिखा रहा हूँ। और जो कुछ भी अपना बाकी है ना, ये देखो ये चीज, इसका वैसे भी सम सॉल्विंग से कोई ताल्लुक नहीं है। और वो तो मैंने शुरुआत में ही बोला था, ये सारे सेक्शन क्या थियरी जैसे, मतलब इन लोग का सम्स में इतना कोई यूज नहीं है। तो जो भी अपना ये 3 सेक्शन अभी बचा है, 44 ए ई ए डी ए, इसको होल्ड पे रखते हुए हम लोग सम तो एक बार चालू कर ही सकते हैं। ओके, तो सी मैं तुमको सम सॉल्व करवाना सिखा रहा हूं। ओके, लुक, ये देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देते हैं। ये दिख रहा है, एक मैंने टेम्पलेट बना के रखा है, ऐसा एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्वेश्चन में दिया होगा। खैर इतना छोटा सा पीएनएल अकाउंट नहीं दिया होगा, अच्छा खासा भर भर के चीजें दी होगी, लेकिन कितना भी बड़ा सम हो ना, घूम फिर के पता है क्या होगा, डेबिट साइड में कुछ अलाउड एक्सपेंस होंगे तो कुछ डिसअलाउड एक्सपेंस होंगे। ये तो सभी को पता है कि डेबिट साइड में खर्चे होते हैं, लेकिन कुछ खर्चे अलाउड होंगे, कुछ डिसअलाउड होंगे। और क्रेडिट साइड में जो इनकम होती है ना, उसमें कुछ तो बिजनेस की इनकम्स होंगी और कुछ इनकम ऐसी होगी जो बिजनेस की नहीं है। लेकिन ये लोग बताएंगे नहीं कि कौन सा बिजनेस का है, कौन सा बिजनेस का नहीं है। ये बुद्धि अपने को लड़ा नहीं है, ये तो मैं तुमको बता रहा हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते टाइम क्वेश्चन जो पेपर सेटर होता है ना, उसके माइंड में क्या होता है कि क्रेडिट साइड में कुछ तो बिजनेस की इनकम डालूं और कुछ ऐसी इनकम जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वैसे डाल दूं। ओके, और डेबिट साइड में इन लोग क्या है, दुनिया भर के सब खर्चे डाल देंगे, चाहे वो अलाउड हो के नॉट अलाउड। तो ऐसा एक क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखेगा। ओके, अब अपने को सम कैसे सॉल्व करना है मालूम है, सबसे पहले अपने को एग्जाम में पेंसिल हाथ में लेने का और मार्किंग्स करना पड़ेगा। क्या मालूम है, डेबिट साइड में जो जो अपने को अलाउड लगा ना, उसको टिक कर देंगे, और जो अलाउड नहीं लगा उसको क्रॉस कर देंगे। और एक टिक मार्क क्रॉस मार्क के ऊपर ही पूरा सॉल्यूशन बेस्ड है। इस चीज को लाइटली मत लेना। सम के अंदर हम लोग जितना ढंग से मार्किंग कर पाएंगे ना, कौन सा मार्किंग, अलाउड है तो टिक, नॉट अलाउड है तो क्रॉस, जितना सक्सेसफुली अपना अच्छा मार्किंग होगा ना, अपना सम पक्का राइट ही है। सी एक बार मार्किंग होगी ना, सॉल्व करना खाली फॉर्मेलिटी है। मेन के अपने को डिसाइड करने आना चाहिए क्या अलाउड है क्या नॉट अलाउड। तो सी मैंने क्या बताया, डेबिट साइड में कोई भी खर्चा अलाउड दिखा तो क्या करेंगे, टिक। तो ये देखो ऐसे मैं टिक मार्क कर रहा हूं अगर कुछ अलाउड दिखा तो। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस अलाउड अंडर सेक्शन 35। और मैं तो बोलता एक बार सेक्शन नहीं भी याद आया ना, अलाउड आना ज़्यादा ज़रूरी है। सी आई एम नॉट सेइंग कि तुम लोग सेक्शंस को इग्नोर करो, पूरी कोशिश करना एक एक सेक्शन अपने को मुंह पे रटा हुआ रहना चाहिए। लेकिन मान लो कि तुमको कोई सेक्शन याद भी नहीं आ रहा है, कॉमन सेंस से भी तुमको लग रहा है ना, हाँ ये खर्चा तो बिजनेस से संबंधित लग रहा है, तो तुमको कॉमन सेंस से भी समझाना अलाउड तो भी चलेगा। मतलब इधर है ना, कॉमन सेंस भी काफ़ी मदद कर देता है। बाकी ठीक है, हर सेक्शन का डिटेल में नॉलेज होगा तो परफेक्शन आएगा अपने अंदर, लेकिन कुछ नहीं तो कॉमन सेंस से डिसाइड कर लो। और कॉमन सेंस क्या बोलती है, कोई भी खर्चा तुमको लगा ना कि बिजनेस से रिलेटेड है, तो अंदर से क्या आवाज़ निकलनी चाहिए, अलाउड।
और अपना हाथ क्या करेगा, टिक मार्क। फिर आगे देखो क्या लिखा है, अरे अलाउड मैंने एक ही दिया 300 रुपया, लेकिन ऐसे अलाउड के नाम पे बहुत सारे खर्चे, अपने को उनको चुन चुन के टिक करना है, टिक। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, बैड डेट्स दिखा तो अलाउड, कुछ नहीं बोला तो सेल से रिलेटेड समझना चाहिए। हाँ, लोन वाला बैड डेट्स करके बोला तो नॉट अलाउड। एडवर्टीजमेंट दिखा अलाउड, लेकिन एडवर्टीजमेंट इन द सोवेनियर ब्रोशर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी दिखा तो नॉट अलाउड। और नॉट अलाउड मतलब देखो इधर क्या लिखा, डिस अलाउड, और उस पर हम लोग क्या करेंगे, देखो चौकड़ी मारेंगे ऐसा एक, कोई भी चीज नॉट अलाउड हुई ना तो ऐसा चौकड़ी मार दो, क्रॉस मार्क। तो बस तुम लोग को ये टिक मार्क क्रॉस मार्क करने आना चाहिए। लेकिन सी अभी तो मैंने चुटकी में कर दिया, जो अलाउड उसको टिक कर दिया, डिस अलाउड उसको क्रॉस। लेकिन अपना एग्जाम में चैलेंज क्या होगा सोचो, इतने सारे डेबिट साइड में खर्चे होंगे, उधर अपना दिमाग चलना चाहिए ना कि अलाउड है कि नॉट अलाउड, अलाउड है कि नॉट अलाउड। और इन लोग तो मालूम है पीएनएल के साथ नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देते हैं, जैसे अपने बचपन में फाइनल अकाउंट्स करते थे, याद है, ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट्स होता था, वैसे इधर भी वैसा ही कुछ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो दिखेगा, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट जैसा भी होगा, मतलब वो सब भी माइंड में रखे हुए डिसीजन लेना पड़ेगा। खैर इतना बड़ा कोई टफ नहीं है, अगर किसी स्टूडेंट का थियरी तगड़ा है ना, आई स्वेयर उसका रॉन्ग हो ही नहीं सकता है। थियरी एकदम सुपर स्ट्रांग होना चाहिए। कौन सा थियरी, सेक्शन 30, 31, 32, जो भी तुमको सेक्शंस में पढ़ाया गया है वो। सी एक्चुअली डेबिट साइड में अगर मास्टरी चाहिए ना, तो पता है तुम्हारा क्या थरो होना चाहिए, कौन सा थियरी, सेक्शन 30 से 37 वाला, और बाद में मालूम है एक्सपेंसेस एक्सप्रेस से डिसअलाउड था वो 40 छोटा ए, 48(2), 48(3), वो सेक्शंस है ना, वो सेक्शंस का अगर ज्ञान हुआ ना, डेबिट साइड में अपनी मास्टरी रहेगी। मास्टरी मतलब हम लोग कॉन्फिडेंटली मार्किंग कर पाएंगे कि उसको अलाउड करूं कि डिसअलाउड करूं। सी ये मैंने लिखा, ऐसे लिखा हुआ थोड़ी आएगा, सी मैंने तो लिख दिया अलाउड, एक्चुअली अलाउड की जगह कोई खर्चे का नाम आएगा, प्रिंटिंग स्टेशनरी। चलो बताओ क्या करोगे, सी हर टाइम सेक्शन का लोड मत लो, कॉमन से ना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या बिजनेस से रिलेटेड खर्चा अलाउड, खत्म अलाउड। ओके, फिर ऐसा दिया है बोनस पेड टू बोनस टू स्टाफ आउटस्टैंडिंग, नॉट अलाउड, क्योंकि मैंने टीबी लिकर में भी बताया था पेमेंट बेसिस पे अलाउड है, तो वो आउटस्टैंडिंग बोला तो नॉट अलाउड। तो यू नो सम सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, प्रोवाइडेड तुम्हारा थियरी स्ट्रांग होगा तो। अब देखो क्रेडिट साइड में इन लोग क्या करेंगे मालूम है, बच्चों को है ना सब इनकम है ना जंबल करके दे देंगे। जंबल मतलब बिजनेस का भी इनकम डाल देंगे, थोड़ा DW रामू फकीर वाली इनकम थी मालूम है, उनमें से कुछ डाल देंगे, थोड़ा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स भी घुसेड़ देंगे। लेकिन अपने को बुद्धि लड़ाना है कि जो इनकम बिजनेस का है उसको क्या करेंगे, बोल, टिकड़ा मारेंगे ऐसे। और जो इनकम लगा नहीं, ये इनकम बिजनेस की नहीं है, तो उसको ऐसे चौकड़ी मार देंगे। तो हर सम में पहला स्टेप क्या होगा, टिक मार्क क्रॉस मार्क करना। लिटरली तुम लोग स्टेप्स बाय हार्ट करते हो। स्टेप 1 क्या होगा, पुट टिक मार्क एंड क्रॉस मार्क। मेरे को बताओ क्रेडिट साइड में मार्किंग करने के लिए अपने को नॉलेज मालूम है किसका चाहिए, सेक्शन 28 एंड 41, जो अपनी इनकम की थियरी थी। यू नो सेक्शन 28, 41 में क्या लिखा है कि कौन कौन सी इनकम बिजनेस की मानी जाती है, तो उसकी लिस्ट मालूम है क्या क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट, फीस फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, गिफ्ट फ्रॉम कस्टमर्स, कैश कॉम्पेंसेटरी सपोर्ट, ड्यूटी ड्रॉबैक, सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, इस तरह की कुछ इनकम की लिस्ट थी। तो ऐसी इनकम्स अगर क्रेडिट साइड में दिखे तो टिक मार्क, उसको बोलते बिजनेस की इनकम। और वो तुमको देख के ही समझ में आएगा अगर सेक्शन 28 और 41 पक्का होगा तो। और इन लोग का स्टाइल ये 28, 41 को माइंड में रखते हुए कुछ भी डाल देते, तो अपने को पहचानते समझ, हाँ ये तो 28, 41 में था, ये तो बिजनेस की इनकम है, टिक मार्क। और ये नॉन बिजनेस मतलब क्या होगा मालूम है, ऐसा डाल देंगे डिविडेंड इनकम, विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी। अरे DW रामू फकीर याद नहीं है,
एग्रीकल्चर इनकम, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, अरे था ना वो सब DW रामू फकीर में, इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड UTI, अरे जो इफॉस में था, फिर रेंट ऑफ 4 दीवार छत, अरे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इन सब को देख के बोलना चाहिए भाई ये लोग थोड़ी बिजनेस की इनकम है, हट इधर क्या कर रहा है, और हट बोल के कट मार देने का, कट ये देखो चौकड़ी मार देने का ऐसा। सी अगर जिसको नॉलेज उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इन लोग तो क्या है तुमको टेस्ट करेंगे, कुछ तो बिजनेस का इनकम देंगे और कुछ हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का सब घुसा घुसा के दे देंगे मिक्स करके, और अपने को छांटना पड़ता है कौन सा बिजनेस का है और कौन सा बिजनेस का नहीं है। बिजनेस का लगा तो क्या करेंगे टिक मार्क, बिजनेस का नहीं है तो क्रॉस मार्क। ओके, ये तो क्वेश्चन को कैसे डील करना चाहिए। अब आंसर कैसे आएगा बताओ, चलो आंसर निकाल के बताओ। क्वेश्चन में पूछेंगे क्या, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। अरे फॉर्मेट अपना क्या था, ये देखो ये फॉर्मेट, लुक हियर, अपना फॉर्मेट ऐसा है ना, ये देखो मैं इधर एक बार सॉल्व करके बता दो एक से ना, चलो ना इधर ही कर लेता हूँ, ये वाले पेज पे, ये वाले पेज पे सॉल्व कर रहा हूं। मेरे को बताओ अपने क्वेश्चन में छोटा हो गया, देखो मेरा PNL अकाउंट, ये सम से तुम लोग आंसर कैसे निकालोगे बताओ। तुम लोगों को फॉर्मेट पता है, ये देखो ये फॉर्मेट दिख रहा है, ये देखो ये रहा ये फॉर्मेट। आंसर में क्या बनाओगे, स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस, ऊपर क्या लिखा है पहले ग्रॉस बिजनेस इनकम, तो मतलब पहले बिजनेस की इनकम्स लेंगे। तो सी मेरे सम में, प्लीज सम पे ध्यान दो ना, बिजनेस की इनकम कितनी थी 500 रुपया थी ना। सी ये 60 रुपया तो क्या है नॉन बिजनेस, मतलब बिजनेस की इनकम नहीं है, नहीं मतलब इसको मत लेना। तो बिजनेस की तो खाली 500 ही है ना, तो मैं 500 को लूंगा। कहाँ लूँ, तुम लोग प्लीज फोकस करो स्क्रीन पर, देखो मैं कहाँ ले रहा हूँ, 500 रुपया इधर आ जाएगा, ठीक है लिख ही देता हूं इधर, 500 रुपया इधर आ जाएगा। फिर बाद में क्या लिखा है, लेस पर डिडक्शन अंडर सेक्शन 30 to 37, मतलब इधर खर्चे लिखेंगे, और खर्चे PNL अकाउंट के सब मत डाल देना, जो अलाउड है वही डालना। ये देखो स्क्रीन पर देख के बताओ, मेरा सम देखो, मेरे सम में देख के बताओ कौन सा खर्चा अलाउड है, 300 रुपया अलाउड है ना, तो खाली 300 रुपया माइनस करूंगा। तो ये देखो ये 300 रुपया मैं इधर माइनस कर रहा हूं, देखते जाओ क्या कर रहा हूं, -300, तो अपना आंसर क्या आ गया 200 रुपया आ गया ना। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। सी मैंने सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन से नहीं किया है, लेकिन तुमको आंसर निकाल के बता दिया। तो मुझे एक बार क्वेश्चन देख के वापस बताओ मैंने कैसे सॉल्व किया। लुक, पहले मैंने क्या किया, जो बिजनेस की इनकम थी, एक से ना, जो बिजनेस की इनकम थी 500 उसको लिख दिया, फिर खर्चे में क्या माइनस किया, खाली 300, और जो आंसर आया मेरा 200, इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स ही बोलते हैं इसको। ये भी नेट प्रॉफिट था 220, स्क्रीन पर देख 220 दिख रहा है, वो भी नेट प्रॉफिट है, लेकिन वो नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट था, और मैंने जो इधर निकाला वो क्या है एज पर टैक्स। और फर्क क्यों आ रहा है बताओ, इधर मेरा आंसर क्या आया 500 - 300 200 आया, और इधर 220 आया, फर्क क्यों आ रहा है, अकाउंट्स में क्या है 5 हेड्स वाला रिवाज नहीं है ना, अकाउंट्स में तो सभी इनकम को PNL में डाल देते हैं, लेकिन अपने इनकम टैक्स वालों के नखरे क्या है कि हर हेड का अलग स्टेटमेंट बनता है, सैलरी है तो अलग स्टेटमेंट, हाउस प्रॉपर्टी का अलग स्टेटमेंट बनाते हैं, और बिजनेस का होता है तो प्योर बिजनेस की इनकम ही लेते हैं, उसमें फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी नहीं घुसेड़ते। लेकिन अकाउंट्स वाले क्या करते, सभी इनकम को
पीएनएल में धकेल देते तो अकाउंट्स वालों का नेट प्रॉफिट थोड़ा अलग होगा ना यार। फिर अकाउंट्स वाले खर्चे में भी कैसे कैजुअल लोग हैं, कोई भी खर्चा डाल दो ना पीएनएल में। लेकिन इनकम टैक्स वालों के नखरे, नहीं ये अलाउड है, ये नॉट अलाउड है, ये पेमेंट बेसिस पे अलाउड है, और कैश पेमेंट किया तो नहीं चलेगा, टीडीएस नहीं काटोगे तो गलत हो जाएगा। ये टैक्स में नखरे होते हैं ना। उसी कारण से अकाउंट्स का नेट प्रॉफिट जो 220 था, इट इज डिफरेंट फ्रॉम टैक्सेशन का नेट प्रॉफिट। तो मेरा टैक्सेशन का नेट प्रॉफिट कितना है तो बताओ एक बार। 500, ये देखो ना ये वाला, ये माइनस 300, तो 200 आया था ना। लेकिन अब सुनो ध्यान से, सुनो, बहुत कीमती चीज बोल रहा हूं। ये जो तुम लोग ने निकाला ना, लुक इधर ही देख लो एक से ना, ये देखो इधर प्रॉपर्टी दिखाने के लिए एक से ना, ये देखो, ये जो तुम लोग ने अभी आंसर निकाला ना, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं? आंसर एज पर डायरेक्ट मेथड। लेकिन इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करने का इनडायरेक्ट मेथड भी है। दो मेथड है। तो इनडायरेक्ट मेथड ही तो मेन चार्म है अभी, वो मैं अभी लॉन्च करने वाला हूं। और एग्जाम में सम जो सॉल्व करेंगे ना, इनडायरेक्ट मेथड से ही करना पड़ेगा। क्यों? वो तो इनडायरेक्ट मेथड पढ़ाऊंगा, बाद में समझा पाऊंगा ना। लेकिन डायरेक्ट मेथड तो एक बार समझ गया ना। डायरेक्ट मेथड एकदम सिंपल सरल था। डायरेक्ट मेथड में करना ही क्या है, जो इनकम बिजनेस की है ऊपर डाल दी, ये देखो 500, और खर्चे जो जो अलाउड है वो माइनस कर दो। मतलब इनकम माइनस एक्सपेंस करके आ गया ना। बट ये डायरेक्ट मेथड था। अब मैं तुमको है ना स्क्रीन पर देख, यही 200 रुपया इनडायरेक्ट मेथड से निकाल के बताऊंगा। बेस्ट पता हो तुम लोग ऐसे याद रखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट तुम्हारा हुआ है अकाउंट्स में, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा होगा ना। तो जिस तरह से, याद नहीं आएगा तो टेंशन मत लो, आई एम जस्ट ट्राइंग कि अगर याद आया तो और अच्छा लगेगा। जिस तरह से अकाउंट्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के 2 मेथड है, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड, वैसा ही कुछ फील ले लो। बाकी उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं खाली 2 मेथड वाली जो बात है ना, वो उससे मिलती जुलती लगेगी तुमको। बाकी तुम लोग इतना कैश फ्लो स्टेटमेंट याद नहीं आ रहा तो टेंशन लेके मत बैठो, और उसके अंदर घुसने का जरूरत भी नहीं है। ये तो क्या, किसी को अगर याद आ रहा है तो ऐसा फीलिंग आएगा कि हाँ यार, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक डायरेक्ट मेथड से आता था, क्या निकालते थे, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वैसे इनडायरेक्ट मेथड भी तो था टू फाइंड आउट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसी तरह बिजनेस इनकम निकालने के भी 2 तरीके, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। तो सी डायरेक्ट मेथड तो इधर दिख ही रहा है ना। इनडायरेक्ट मेथड चलो ट्राई करो, पहले तुम लोग ट्राई करो ना खुद की बुद्धि से। एक सेकंड में सामने सम लेके आता हूं। ये देखो, ये क्वेश्चन पड़ा है डायरेक्ट मेथड में। तो मैंने देखो क्या किया था, एक बार सीन देख लो। ये था मेरा डायरेक्ट मेथड, मतलब 500 की इनकम में से 300 का खर्चा माइनस कर दिया। इनडायरेक्ट मेथड पता है कैसा होता है? नहीं, इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा मालूम है, जो अकाउंट्स में नेट प्रॉफिट बनाया हुआ पड़ा है ना, उसी को बेस ले लेंगे। ये देखो, और उसी में प्लस माइनस करके एक आंसर आ जाएगा। एक से वापस बता रहा हूं, देखो मिट गया मेरे हाथ से। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, तो ये देखो, इनडायरेक्ट मेथड बोलता है कि अकाउंट्स वालों ने जो नेट प्रॉफिट निकाला है ना, वो बड़ी मेहनत से निकाला है। पहले तुम लोग को भी मानना तो पड़ेगा। अकाउंट्स में जो अकाउंटेंट होता है ना कंपनी का, उसकी नेट प्रॉफिट निकालते निकालते जान निकल जाती है। ये तो तुम लोग ने भी एक्सपीरियंस किया है बचपन से। जब भी फाइनल अकाउंट सॉल्व कर रहे हो, अपना कभी फाइनल अकाउंट टैली नहीं होता है। इतनी सारी छोटी छोटी चीजें होती है, जबकि तुम लोग तो फाइनल अकाउंट्स के छोटे छोटे सम करते हो। रियल लाइफ में जो अकाउंट्स बनाता है ना, इतना बड़ा फाइनल अकाउंट्स होता है, तो उसका मर के ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बना के नेट प्रॉफिट आता है। अरे मतलब कहना क्या चाह रहा हूं, ये नेट प्रॉफिट इतनी मेहनत के बाद आता है।
तो पता है इनकम टैक्स में हम लोग क्या सोचते हैं, इतनी मेहनत से जो नेट प्रॉफिट निकला है ना, उसको वेस्ट नहीं जाने देंगे। उसी नेट प्रॉफिट में हम लोग कुछ प्लस माइनस करके अपन का इनकम टैक्स का नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा। इनडायरेक्ट मेथड की सोच ये है, क्या है सोच बताओ, कि अकाउंट्स में नेट प्रॉफिट निकला हुआ पड़ा ही रहता है। सी इनकम टैक्स तो बाद में पैदा हुआ है, अकाउंट्स पहले था। तुम लोग ने भी तुम्हारे जीवन में टैक्स बाद में पढ़ा है, अकाउंट्स तो बचपन से पढ़ रहे हो। मतलब हर बिजनेसमैन कुछ नहीं तो अकाउंट्स तो बनाएगा ही, तो बने हुए अकाउंट्स में नेट प्रॉफिट तो तैयार होता ही है। तो सी ये जो नेट प्रॉफिट निकला हुआ है उसके अंदर को अगर कुछ कमियां हैं तो उसको सुधार दो ना। जैसे मेरे नेट प्रॉफिट के अंदर देख के बताओ क्या क्या गलतियां लग रही है, बोल दे मुझे तकलीफ हो जाएगी। नहीं तो इस नेट प्रॉफिट में इनकम टैक्स के नजरिए से देखें तो क्या क्या गलत है। ये देखो पहली गलती क्या है, ये 60 रुपया जो बिजनेस का नहीं है फिर भी वो क्रेडिट साइड में घुस के बैठा है। अकाउंट्स वाले का भूल नहीं है, अकाउंट्स को तो एक ही चीज मालूम है, क्रेडिट ऑल इनकम्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स। लेकिन इनकम टैक्स वाले क्या सोच रहे हैं, अरे ये 60 रुपया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा, दूसरे चैप्टर का है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा, दूसरे चैप्टर का है। तो इनकम टैक्स वालों को ये 60 रुपया गलत लग रहा है। और दूसरा क्या गलत लग रहा है इनकम टैक्स वालों को, डेबिट साइड में जो 40 रुपया है जो डिसअलाउड है, मतलब इनकम टैक्स वाले अलाउ नहीं करते, लेकिन अकाउंट्स वाले ने तो वो भी चार्ज कर दिया है। तो बस इन्हीं गलतियों को अगर हम सुधार लेंगे ना तो अपना नेट प्रॉफिट सुधर जाएगा। मतलब इनडायरेक्ट मेथड क्या चाहता है कि नेट प्रॉफिट नए से मत निकालो, निकले हुए नेट प्रॉफिट में कुछ कुछ करो तो अपने आप नया नेट प्रॉफिट आ जाएगा। क्या बोला, निकले हुए नेट प्रॉफिट, निकले हुए मतलब अकाउंट्स का जो बना बनाया नेट प्रॉफिट है उसी के अंदर कुछ प्लस माइनस कर लो तो अपने आप अपना करेक्ट नेट प्रॉफिट आ जाएगा जो इनकम टैक्स वाले चाहते हैं। अब मुझे बताओ हम लोग ऐसा क्या करेंगे बताओ। तो ये देखो मैं इधर लिख रहा हूं, तुम लोग का दिमाग अपने आप चलेगा। देखो ये पहले तो मैं नेट प्रॉफिट जो 220 रुपया है ना स्टार्टिंग में लिख दूंगा, स्क्रीन पर देखते हो। फिर बताओ डेबिट साइड में गलत क्या लग रहा है, डेबिट साइड में जो 300 रुपया दिख रहा है वो सही है कि गलत है, सही है, अलाउड मतलब सही है। लेकिन जो 40 रुपया है वो गलत है, तो क्या करूंगा, हटाने के लिए ऐड बैक करना, माइनस नहीं कर सकता ना। एक सेकंड, बच्चे लोग मतलब क्या भूल जाते हैं, ये पढ़ बैक इसको करते रहूंगा जब तक। नेट मतलब नेट, नेट मतलब काटने पीटने के बाद है, क्या काटा हुआ है, खर्चा। तो जो खर्चा गलती से काटा है उसको वापस से जोड़ना पड़ेगा ना। तो सी ये जो डेबिट साइड में 40 रुपए का डिसअलाउड एक्सपेंस है ना वो पहले अकाउंट्स वालों ने काट लिया। अकाउंट्स वाले नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, लेकिन माइनस की भीड़ में डिसअलाउड एक्सपेंस भी माइनस हो गया, लेकिन अपने को तो मालूम है ना गलत है, तो उसको ऐड बैक कर देंगे। तो वापस देखो 220 रुपया क्या था नेट प्रॉफिट एज पर, नहीं गलत बोला, नेट 220 क्या था नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स, अकाउंट्स वाला था। इसमें ऐड डिसअलाउड एक्सपेंस 40 रुपया ऐड कर दिया। और जो डेबिट साइड में 300 रुपया है ना उसको क्या बोलना चाहिए, तू उधर ही बैठ, तुझे तो नेट प्रॉफिट में नेट होना था और तू नेटा हुआ पड़ा है, वेरी गुड, उसको कुछ करना मत। अरे वो तो नेट प्रॉफिट में लेस हो चुका है और होना ही चाहिए ना, 300 रुपये की बात कर रहा हूं। क्रेडिट साइड में देखो, क्रेडिट साइड में जो 500 रुपया उसको क्या बोलना चाहिए, तू सही है बॉस, तू तो बिजनेस का ही है और तुझे तो क्रेडिट साइड में आना ही था और तू आया है तो आया हुआ पड़े रहे, मतलब उसको छेड़ना मत दो। नेट प्रॉफिट में ऐडा हुआ है, ऐडा हुआ रहने दो। लेकिन ये जो 60 रुपया ना, ये जो नेट प्रॉफिट में ऐडा हुआ है उसको लेस करना पड़ेगा, तो ये इधर लेस हो जाएगा 60।
देख अपने आप अपना आंसर आ जाएगा। राइट साइड में देख आंसर क्या है, 220 में 40 को जोड़ा, 60 को माइनस किया तो 200 रुपया आ गया ना आंसर। मतलब ये देखो मैंने 200 रुपया पहले भी निकाला था, देख लो तुमको मानना पड़ेगा 200 रुपया मैंने पहले भी निकाला था, लेकिन पहले मेरा तरीका क्या था, डायरेक्ट मेथड, मतलब इनकम माइनस एक्सपेंस, जो भी धंधे की इनकम है माइनस धंधे के खर्चे। और वो एक्चुअली है ना, इधर देखो, इधर वाले तुमको शॉर्टकट लग रहा है, एक्चुअल लाइफ में बहुत लॉन्ग कट होता है। मेरे को बताओ ये लॉन्ग कट क्यों होता है? क्योंकि सी ये 500 रुपये में जो बिजनेस की इनकम होती है ना, वो तो ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह गिनी चुनी होती है, लेकिन जो 300 रुपया है ना, ये क्या है, बिजनेस के खर्चे। और बिजनेस में लाखों खर्चे होते और ज्यादातर सब अलाउड ही होते, और तुम एक एक खर्चा माइनस कर करके नए से नेट प्रॉफिट निकालने बैठेगा, वक्त ज्यादा लगेगा। सी मैंने सम ऐसा लिया था ना, चुटकी में सॉल्व हो गया था, लेकिन ये असली जिंदगी का पीएनएल अकाउंट उठाओ, ये देखना, ये जैसा मैंने पीएनएल अकाउंट बनाया था ना, ऐसा असली जिंदगी में पीएनएल अकाउंट उठाओगे ना, तो ये देखना स्क्रीन पर देखो, ये जो 300 रुपये जैसी है ना, बहुत चीज होगी। अरे डेबिट साइड है ना, पूरा अलाउड आइटम से हरा भरा रहेगा। अरे तो क्या, अरे तो सोच, डायरेक्ट मेथड की कमी बता रहा हूं, मतलब फिर ये 500 रुपये में ज्यादा आइटम नहीं होगी। क्रेडिट साइड में 500 क्या होगा, यूजुअली ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो बिजनेस में इनकम में ज्यादा वैरायटी नहीं है। जैसे मेरे कोचिंग क्लास में भी इनकम क्या, बच्चों से मिली हुई फीस, एक्सपेंडिचर की वैरायटी बहुत है। तो चलो ये 500 रुपया तो चुटकी में मिल जाएगा, लेकिन बाद में डेबिट साइड में देखना, डायरेक्ट मेथड बताओ, डायरेक्ट मेथड, उसमें जो 300 रुपया है ना, मैंने भले एक ही अमाउंट दिया 300, लेकिन रियल लाइफ में जो पीएनएल अकाउंट होता है ना, उसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं जो अलाउड ही अलाउड है, अलाउड ही अलाउड है। और ऐसा क्यों बोला सब अलाउड होते हैं? क्योंकि बॉस, एक इंसान जब धंधा करता है ना, तो सब खर्चे धंधे के होते हैं। मेरा एग्जाम्पल ले लो, मैं भी बिजनेस ही कर रहा हूं, मेरे ज्यादातर सब खर्चे अलाउड है। मेरा मैं पीएनएल अकाउंट खोल के बताऊंगा तुमको, प्राइम विजन का, तुम लोग देखोगे ना, मेरे डेबिट साइड में सब खर्चे तुमको लगेंगे बिजनेस से रिलेटेड है, और बिजनेस का तो सब खर्चा अलाउड ही है। अब सोच तू, ये 500 रुपये में से अलाउड एक्सपेंस एक एक करके माइनस 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 करेगा, बहुत टाइम जाता है। और इनडायरेक्ट मेथड शॉर्टकट है। और अभी इनडायरेक्ट मेथड बता, शॉर्टकट क्यों बताओ चलो। नेट प्रॉफिट तो रेडीमेड होता ही है, उसमें करना क्या है, खाली ये 40 को ऐड करना है। 40 को ऐड किया था ना, 40 को ऐड किया था ना। और ऐसे डिसअलाउड एक्सपेंस है ना, गिने चुने होते हैं। रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी का भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उठा लेगा ना, तुमको डिसअलाउड एक्सपेंस ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो सोचो, नेट प्रॉफिट रेडीमेड पड़ा है, उसमें खाली 2-3 आइटम जो इनकम टैक्स वालों के लिए नॉट अलाउड है, उसको ऐड बैक करने में ज़्यादा वक्त थोड़ी आता है। अरे मैं यही कहना चाह रहा हूँ बच्चों कि इनडायरेक्ट मेथड शॉर्टकट है, और ये तुमको कन्विंस होना पड़ेगा, क्योंकि थोड़े टाइम क्या तुम लोग खुद सोचोगे, ये ऐसा क्यों, हम लोग हर सम इनडायरेक्ट मेथड से क्यों सॉल्व करते। क्योंकि इंस्टीट्यूट भी चाहती है कि सीए करने वाले बच्चे को इनडायरेक्ट मेथड आना चाहिए, क्यों असली जिंदगी में वही मेथड चलता है। क्यों डायरेक्ट मेथड करना मतलब पागलपंती है। इतना मर मर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बना है ना, अब इनकम टैक्स के लिए दोबारा से नेट प्रॉफिट निकालो, सब इनकम और एक्सपेंडिचर को जमा कर करके इट बिकम्स अ लॉन्ग कट। व्हाट, डायरेक्ट मेथड। बट इनडायरेक्ट मेथड शॉर्टकट है, क्योंकि ये उसमें करना क्या, नेट प्रॉफिट में खाली डेबिट साइड में कुछ 2-4 रॉन्ग आइटम होगी ना, उसको वापस से ऐड बैक करना है, और वो ज्यादा चीज नहीं होती रियल लाइफ में। तो ये देखो अपना ये जो फॉर्मेट है ना, एक से है ना, इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट रेडी दिख रहा है। अरे फॉर्मेट रट लो, मेरे को बताओ, स्टार्टिंग से बताओ सम कैसे सॉल्व करोगे, चलो मेरे को बताओ लाइन से, मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन में क्या दिया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड खर्चों से भरा होगा, क्रेडिट साइड इनकम। खर्चों को देखेंगे ना, तो अपने दिमाग में कौन सी थियरी घूमनी चाहिए,
सेक्शन 30, 31 से लेके 37 तक, फिर एक्सपेंसेस एक्सप्रेस डिसअलाउड था, 40 छोटा है, 48 टू 43, वो सब दिमाग में घूमना चाहिए। और क्रेडिट साइड को देखोगे तभी 28 और 41 दिमाग में घूमना चाहिए। ओके, तो ये तो दिमाग में घुमा। फिर हाथ में पेंसिल उठा के क्या करोगे? टिकड़ा चौकड़ी मारेंगे। जो चीज लगी ना कि ये चीज अलाउड है तो टिक। डेबिट साइड में खर्चे होंगे ना, जो खर्चे लगे ये अलाउड है तो टिक, नॉट अलाउड है तो क्रॉस। इनकम साइड में भी, क्रेडिट साइड में भी क्या करोगे? अगर कोई इनकम बिजनेस की है तो टिक, और बिजनेस की इनकम नहीं है, मतलब कोई दूसरे हेड की है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वगैरह, तो क्रॉस मार्क कर देना। तो पहले टिकड़ा चौकड़ी मारने का स्टेप नंबर 1 हो गया। फिर क्या करोगे? डायरेक्ट मेथड मैंने खाली बताने के लिए बता दिया था, लेकिन कभी करना मत एग्जाम में। एग्जाम में तुमसे क्या उम्मीद की जाती है कि तू इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना, जबकि बच्चों मैंने पूरी थियरी तुमको डायरेक्ट मेथड से पढ़ाई है। मैं हर टाइम को सेक्शन पढ़ाता था, ये देखो ऐसा स्टेटमेंट खोल के पढ़ाता था, और ये डायरेक्ट मेथड है साक्षात। लेकिन वो थियरी पढ़ाते टाइम ठीक है, लेकिन जब सम सॉल्व करना होता है ना, डायरेक्ट मेथड की नहीं चलती, क्योंकि डायरेक्ट मेथड रियल लाइफ में बहुत ही लॉन्ग कट होता है। और इंस्टीट्यूट क्या चाहता है कि सीए करने वाले बच्चों को लॉन्ग कट नहीं, शॉर्टकट मालूम होना चाहिए। और शॉर्टकट की बात नहीं है, बात यह कि वो पॉपुलर मेथड है, कौन सा? इनडायरेक्ट वाला। लेकिन एक बात बताऊं, तुम लोग कोई भी मेथड करो ना, आंसर सेम ही आएगा। ये देखो ना, अपना जो छोटा क्वेश्चन था ना, उसमें आंसर 200 आया था ना, इनडायरेक्ट मेथड ही वही आया था, आंसर तो सेम ही आएगा। और टेक्निकली है ना, तुम्हारा मार्क्स कट भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई बच्चा ऐसे भी सॉल्व करके आवे ना, मार्क्स काटना नहीं चाहिए। लेकिन क्यों रेस लेने का अपने को, क्यों पंगा लेना है? अपनी तो इकलौती एग्जाम है ना, इससे डायरेक्ट मेथड को टच मत करना, इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना चाहिए। तो बताओ सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहले कैसे चालू होगा? ऐसा एक स्टेटमेंट बना दो, राइट साइड देखो ना स्क्रीन का, एक स्टेटमेंट बना दो, और उसकी शुरुआत किससे होगी? बोल। नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट, देखो मैंने लिखा हुआ है, उससे स्टार्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे? डेबिट साइड को देखो, डेबिट साइड को, डेबिट साइड में जो जो खर्चे तुमको लगे ना वो गलत है, रॉन्ग है, अपने मालूम पहले उसको रॉन्ग मार के रखा होगा। अरे पहले मार्किंग कर देते ना, तो जिन जिन खर्चों को हमने चौकड़ी मार रखा होगा ना, चौकड़ी मतलब समझ जाओ खर्चे गलत है, वो नेट प्रॉफिट में नेट हो चुके हैं, तो उसको पलटी कैसे मारेंगे? वापस से ऐड बैक कर दो। अरे बराबर है ना, कुछ चीज गलती से माइनस हो गया तो हम लोग क्या करते हैं? अरे गलती से कुछ अपने कैलकुलेटर भी कुछ गलती से माइनस होता तो वापस ऐड करते हैं ना। तो इधर अकाउंटेंट से गलती क्या हो गई है कि उसने ये 40 रुपया भी माइनस कर डाला नेट प्रॉफिट है, तो उसको हम लोग रिवर्स कर देंगे। लेकिन ये 300 रुपये को कुछ मत करना। जिन जिन को हमने टिकड़ा मारा है ना, टिक मार्क, उसको कुछ मत करना। उनको तो क्या बोलना चाहिए? तुम लोग अलाउड हो, तुम लोग तो नेट प्रॉफिट में माइनस हो चुके हो, सही है। अपने को खुन्नस किस पे आनी चाहिए? जो आइटम अलाउड नहीं है वो कैसे माइनस हुआ, तो उसको ऐड बैक करो। तो देखो फॉर्मेट कैसे डेवलप हो रहा है, ऐड, पढ़ क्या लिखा, ऐड, हाँ ओके, आंसर दिस, विल यू ऐड ऑल एक्सपेंस के डिसअलाउड? सब क्यों ऐड करेंगे यार? बेचारा अकाउंट्स वाला पागल है, अकाउंट्स वाले ने काफी खर्चे जो माइनस किए होंगे ना वो सही है, जो रॉन्गली माइनस हुआ उसको पलटी मारना है, डिसअलाउड एक्सपेंस। फिर अरे तो डेबिट साइड हो गया, फिर क्रेडिट साइड में क्या करेंगे? जो इनकम बिजनेस की है उसे रहने दो, उसको मत टच करना। लेकिन कोई इनकम ऐसी है जो बिजनेस की नहीं है, जैसे कि एग्जांपल बताओ, DW रामू फकीर वाला कोई इनकम दिख गया जो अपने क्रेडिट साइड में घुस के बैठा है, तो मन में क्या सोचना, जो क्रेडिट में घुसा है मतलब नेट प्रॉफिट में ऐड हुआ है, ऐड हुआ है, तो उसको लेस कर दो। तो देखो मैंने इधर लेस कर दिया, देख जल्दी देख। फिर इस तरह से अपना आंसर आ जाएगा। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। ओके, नाउ लुक, इतने में सम सॉल्व नहीं होता। क्या पेपर सेटर क्या कुछ ना कुछ और मस्ती करता है? तो देखो एक एक्स्ट्रा मस्ती करके बता दो, ये ट्राई करना। बट मोटा मोटी फॉर्मेट खत्म हो गया है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बाकी है। लुक हियर, ये देखो क्वेश्चन में इन लोग है ना नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, पढ़ो क्या लिखा है उधर।
advertisement of ₹10 is not recorded. Not recorded. तो मेरे को बताओ ये इन लोग ने सही किया है कि गलत किया है? सरासर गलत है। अरे एडवर्टीजमेंट को देख के मन में क्या सुन यार, एडवर्टीजमेंट तो एक अलाउड खर्चा है। तुम्हें मालूम है एडवर्टीजमेंट इज अलाउड इन सेक्शन? एडवर्टीजमेंट का कोई सेक्शन नहीं था, लेकिन जिसका कोई नहीं उसका 37(1). एडवर्टीजमेंट सेक्शन 30, 31, 32 कहां पर था? नहीं था। लेकिन अंडर सेक्शन 37(1) एडवर्टीजमेंट अलाउड है। तो अलाउड है मतलब वो खर्चा माइनस होना चाहिए ना। लेकिन इन लोगों से क्या भूल हुई है? इन लोग ने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो टेल मी ये पढ़ के क्या बोलना चाहिए बच्चों को? कोई बात नहीं, रिकॉर्ड नहीं किया तो जाने दो, ऐसा बोलेंगे? अरे नहीं बोला, रिकॉर्ड नहीं किया तो हम करेंगे। और अगर हम किसी खर्चे को रिकॉर्ड करेंगे तो ये देखो साडा नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। स्लोली सुन, मैंने कैसा बोला था, वापस सुनना। एडवर्टीजमेंट रिकॉर्डेड नहीं था तो मन में क्या आएगा? रिकॉर्ड नहीं किया तो गलत है। इन लोग ने नहीं किया तो हम करेंगे। इन लोग ने मतलब क्वेश्चन बनाने वाले ने, क्वेश्चन में इन लोग ने रिकॉर्ड नहीं किया ना, तो हम लोग आंसर बनाने वाले लोग क्या बोलेंगे? हम करेंगे। फिर माइंड में क्या आना चाहिए? एडवर्टीजमेंट तो खर्चा है और किसी खर्चे को अभी हम रिकॉर्ड करने जाएंगे तो साडा नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। कितने लोग मालूम ऐसा भी बोले हुए, सर रिकॉर्ड नहीं किया तो कर दो ना, ऐड कर दो। अरे एडवर्टीजमेंट खर्चा है। और तुम लोग ये बात कभी मत भूलना, स्क्रीन पर देखो, इस स्टेटमेंट की शुरुआत एक नेट प्रॉफिट से हो रही है। हम लोग नेट प्रॉफिट के अंदर कुछ कुछ कर रहे हैं। जो भी प्लस माइनस हो रहा है किसमें हो रहा है? नेट प्रॉफिट के अंदर। तो अगर कोई खर्चे को भूल गए थे ये लोग और हम उसको अगर लेंगे तो खर्चे को लेंगे तो प्रॉफिट तो कम ही होगा ना। तो इधर क्या करना पड़ेगा बताओ? लेस। और सुनो, बात एडवर्टीजमेंट की नहीं है। आज ये एडवर्टीजमेंट के साथ हो रहा है, कल किसी और खर्चे के साथ हो सकता है। क्या हो क्या सकता है? रिकॉर्ड नहीं किया तो रूल बना दो। कभी भी क्वेश्चन में कोई ऐसा एक्सपेंडिचर दिखा ना जो रिकॉर्ड नहीं किया तो कर दो, और करोगे तो अपना प्रॉफिट तो और उतर जाएगा, तो उसको लेस करना पड़ेगा। तो सुनो, रूल ही बना दो अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंसेस को लेस करने का। ये देखो मेरा फॉर्मेट थोड़ा और डेवलप हुआ, आगे पढ़। अनरिकॉर्डेड, ये क्या लिखा? लेस यूबीई मतलब अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस। लेकिन ध्यान से पढ़ा क्या लिखा है? अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस मतलब कोई बिजनेस का खर्चा होना चाहिए। ओके, समझा है तो बताओ। अगर स्क्रीन पर देखो ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन ने बोला है कोई पर्सनल घरेलू खर्चे, घर का राशन पानी वगैरह रिकॉर्ड करना रह गया, तो क्या बोला? रिकॉर्ड करना रहेगा तो अच्छी बात है। वो रिकॉर्ड करने का भी नहीं, घर का राशन पानी, घर के पर्सनल खर्चे तो वैसे भी बिजनेस में आने नहीं चाहिए। तो अगर इन लोग बोल रहे हैं नहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो अपने क्या बोले? अच्छा है, इग्नोर कर दो। इन लोग जानबूझ के करते, क्यों? कितने स्टूडेंट लोग रट्टा मारे होते हैं ना, हाँ कुछ अनरिकॉर्डेड होगा तो सर ने क्या बताया, देखो सर ने क्या बताया, देखो लेस कर दो। अरे लेकिन सर ने पढ़ाया क्या? ध्यान से तो पढ़, क्या लिखा? अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस। मतलब कोई बिजनेस का अलाउड खर्चा होता है ना, वो अगर भूल गए तो अपने को सदमा लगना चाहिए। ओके, बुद्धि है तो बताना। चलो, ये एडवर्टीजमेंट का जो पॉइंट था ना, ऐसा बोला है एडवर्टीजमेंट इन द पोस्टर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी नॉट रिकॉर्ड। रिकॉर्ड ही नहीं किया था तो क्या बोलना चाहिए? रिकॉर्ड नहीं, अच्छी बात है, करने का भी नहीं, क्योंकि एडवर्टीजमेंट इन द ब्रोशर, पैम्फलेट एटसेट्रा ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी अलाउड ही नहीं है। और अगर इन लोग ने समझदारी से खुद ही लिया नहीं है तो अच्छी बात है, तो उसको डालना मत, फिर इग्नोर कर देना। अरे मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा था, एक एग्जांपल मैंने घर के राशन पानी का लिया, अभी पॉलिटिकल पार्टी का लिया। कहना क्या चाह रहा हूं, मेरी फीलिंग समझो
कि अनरिकॉर्डेड वाली चीजों का इफेक्ट कब देने का, जब वो चीज अलाउड है, वो बिजनेस से रिलेटेड है, और अगर दिखा कि अनरिकॉर्डेड है तो अपने को फील करना चाहिए तो गलत किया है, इन लोग ने नहीं रिकॉर्ड किया तो मैं करूंगा, और अगर मैं रिकॉर्ड करूंगा तो मेरा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसलिए उसको लेस कर देना चाहिए। अब सुनो, ये एडवर्टीजमेंट वगैरह ये सब एक्सपेंस था ना, अब जिस तरह से एक्सपेंस अनरिकॉर्डेड होते हैं उस तरह से कोई इनकम भी हो सकती है, बट बिजनेस की कोई इनकम, जैसे बिजनेस की कोई इनकम ले लो, तुम लोग ने सेक्शन 28 पढ़ा होगा, तो उसमें था ना, कैश कॉम्पेंसेटरी सपोर्ट, ड्यूटी ड्रॉबैक, सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, गिफ्ट फ्रॉम कस्टमर्स, वो बिजनेस की इनकम होती है। और ऐसा बोला है वो रिकॉर्ड करना रह गया था, अरे एडिशनल इंफॉर्मेशन बोलेंगे कि कोई बिजनेस की इनकम रिकॉर्ड करनी रह गई थी तो क्या करेंगे हम लोग, अरे रिकॉर्ड नहीं किया तो क्या करेंगे, जान दो, अरे रिकॉर्ड नहीं किया तो करो, और अगर कोई इनकम भूली हुई हम रिकॉर्ड करेंगे तो साडा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, साडा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अरे मतलब ऐड करना चाहिए, ये देखो क्या लिखा, ऐड अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम। अरे अब जाके फॉर्मेट पूरा कंप्लीट हुआ है। अरे बेसिक मेरा पर्पस क्या था मालूम, बच्चों को ये फॉर्मेट याद करवाना। तुम लोग को अभी इस फॉर्मेट की इतनी वैल्यू नहीं होगी, लेकिन जब टैक्सेशन का पेपर उठाओगे ना, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिखेगा ना, एमसीक्यू की बात नहीं कर रहा हूं, जो नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में तुमको ये नॉलेज लगेगा, तब ये फॉर्मेट तुमको बहुत मदद करने वाला है। तो इन शॉर्ट लास्ट क्या बात चल रही थी, अनरिकॉर्डेड चीजों का इफेक्ट कैसे देंगे बता दो मुझे। चलो ऐसे दिमाग से सोचो, अनरिकॉर्डेड चीज मतलब उसको रिकॉर्ड नहीं किया था, हम करेंगे, और हम करेंगे तो क्या होगा, अगर खर्चे को रिकॉर्ड करेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि सी हम लोग ऊपर नेट प्रॉफिट लिख के सब एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं ना, तो अगर अनरिकॉर्डेड खर्चे को डालेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, और कोई भूली हुई इनकम को डालेंगे तो इनकम के आने से तो साडा प्रॉफिट और भी बढ़ जाएगा। बस ये फॉर्मेट छाप लो। और एक बात बताओ, ये अनरिकॉर्डेड की जानकारी अपने को एडिशनल इंफॉर्मेशन से मिलती है यूजुअली। मेरे को बताओ ये सब कहां से मालूम पड़ेगा, डिसअलाउड एक्सपेंस वगैरह ये कहां से मिलेगा, एग्जैक्ट जगह बताओ ना कहां मिलेगा। ये देखो मैं देखो क्या लिख रहा हूं, प्लीज ध्यान देना, डेबिट साइड में चौकड़ी मार के रखा होगा हमने इसको, तुम लोग पता है इसकी वैल्यू तुमको बाद में समझेगी। ये देखो ये जो डिसअलाउड एक्सपेंस लिखा है ना, क्रॉस सॉरी डेबिट क्रॉस, ये तुम लोग के लिए बेस्ट टेक्निक होगा। सम सॉल्व करते हैं मालूम क्या करना चाहिए, डेबिट साइड में जितना भी चौकड़ी मारा है ना, एक एक करके कॉपी करना चालू कर दो। ये सम्स इतने सिंपल होते हैं ना, एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टिक मार्क क्रॉस मार्क ढंग से हो गया ना, फिर तो फटाफट हाथ चलेगा, तुम लोग को भी सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। लेकिन एक बार टिक मार्क क्रॉस मार्क होना चाहिए, लेकिन टिक मार्क क्रॉस मार्क अच्छी तरह कब कर पाओगे, अगर अपना थियरी थरो होगा तो। ओके मुझे बताओ, यहां अगर मैं डेबिट साइड की चौकड़ियां लिख रहा हूं तो यहां क्या लिखूंगा, यहां बताइए मुझे। यस इधर सब क्रेडिट साइड की चौकड़ियां आएगी, ये देखो था ना क्रेडिट साइड में 60 था ना, तो इधर मैं लिख ही देता हूं ना, क्रेडिट साइड की चौकड़ियां इधर आएगी। अरे तो फॉर्मेट कैसे याद करना चाहिए बताओ, ये देखो मैं कैसे याद रख रहा हूं, पहले नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट ले लो, फिर क्या लिखेंगे, वर्डिंग से याद करो, ऐड डिसअलाउड एक्सपेंस, वहां हम लोग डेबिट साइड की चौकड़ियों की लिस्ट बनाएंगे, जितनी भी आइटम डेबिट साइड में जो हमने रॉन्ग कर रखी होगी इसकी लिस्ट बनाएंगे, फिर लिखेंगे लेस नॉन बिजनेस इनकम, यहां हम लोग क्रेडिट साइड की चौकड़ियों की लिस्ट बनाएंगे, फिर लिखेंगे लेस अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस, ऐड अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम। कुछ अनरिकॉर्डेड होगा ना तो अपने को एडिशनल इंफॉर्मेशन में जानकारी मिलेगी, वो देख के पता चल जाएगा। तो बस ये फॉर्मेट आना चाहिए। एक सेकंड ना,
तो ये था इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट। अब सुनो, इसके बाद है ना हम लोग तुरंत सम सॉल्व करने की पोजीशन में अभी नहीं है, क्योंकि मालूम है एक डेप्रिसिएशन करके चीज है, उसका ट्रीटमेंट जब तक मैं सम सॉल्व करते टाइम कैसे देना है वो जब तक सिखाऊंगा नहीं ना, वी कैन नॉट एक्चुअली सॉल्व द सम। सी ऐसे डेप्रिसिएशन की थियरी अपनी हो चुकी है, सेक्शन 32 पढ़ा था ना, लेकिन तुम लोग को डेप्रिसिएशन खाली कैलकुलेट करने आता है। लेकिन जिस तरह का फॉर्मेट में अभी डिस्कस कर रहा हूँ ना इनडायरेक्ट मेथड वाला, इसमें डेप्रिसिएशन का इफेक्ट कैसे देना है वो एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो तुमको अभी सिखानी पड़ेगी। और पता है अभी क्यों सिखाना पड़ेगा? इसके तुम लोग करोड़ों सम सॉल्व करना, करोड़ों, हर सम में डेप्रिसिएशन तो दिखेगा ही दिखेगा, और उसको कैसे टैकल करना है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा ना, तो हर सम में बार बार रिपीटेडली बताना पड़ेगा। इससे एक ही बार में इसको समझ लो, मतलब इसको एक फॉर्मेट का हिस्सा मान लो। जैसे सम चालू करने के लिए से बच्चों को फॉर्मेट बताना पड़ता है, वैसे डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट भी इट इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेट डिस्कशन। तो ये देखो मैंने स्क्रीन पर देखो इसकी तैयारी करके रखी है। एक सेकंड पहले देखो, ये इनडायरेक्ट मेथड है, तो डायरेक्ट मेथड मतलब कौन सा, जिससे हमने पूरी थियरी पढ़ी थी, वो सेक्शनों से भरा हुआ स्टेटमेंट ऐसा वाला, ये होता है डायरेक्ट मेथड। और तुम लोग को भी है ना अपनी नोट्स में, अपना पीजीबीपी का जो प्रिंटेड नोट्स है ना, उसमें फर्स्ट पेज में ऐसा स्टेटमेंट बना हुआ है, वो स्टेटमेंट के वहीं पर लिख देना चाहिए डायरेक्ट मेथड। अरे मतलब ये देखो, अरे लिखो नहीं तो बाद में तुमको डाउट आएगा। ये देखो जैसे अपना पीजीबीपी का टॉपिक चालू हुआ था ना, ये रहा देखो, ये इसमें ये जो फॉर्मेट बना हुआ है ना अपने पास, इधर ही स्टार्टिंग में लिख देना चाहिए डायरेक्ट मेथड। और ये मेथड सिर्फ बच्चों को थियरी सिखानी होती है ना सेक्शन वाइज, उसके लिए काम का है। सम सॉल्व करते टाइम डायरेक्ट मेथड मत यूज करना, यू हैव टू ऑलवेज फॉलो इनडायरेक्ट मेथड। तो खाली लिख के रखो ना, नहीं तो क्या अपने इनडायरेक्ट मेथड करके बात कर रहे, फ्यूचर में डाउट आएगा ये तो डायरेक्ट मेथड क्या है। ये रहा डायरेक्ट मेथड जो स्क्रीन पर दिख रहा है। ओके अब मैं तुमको डेप्रिसिएशन का जो बोल रहा था ना, डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट तुमको सिखाना पड़ेगा, वो बता रहा हूं। लुक हियर, स्क्रीन पर देखो क्या हो रहा है, ये देख जल्दी, देख जल्दी, ये देख क्या लिखा है, ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके नाउ सी, हर क्वेश्चन में तुम लोग 2 बार डेप्रिसिएशन देखोगे, एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में दिखेगा और एक बार एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिखेगा। चेक करो ऐसा दिख रहा है, एक तो पीएनएल के अंदर होगा और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया होगा। मुझे बताओ 2 डेप्रिसिएशन क्यों दिए होंगे? एक जो पीएनएल के अंदर होगा वो एज पर अकाउंट्स होगा, और अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन के रूल्स अलग है। अरे अकाउंट्स में 180 डेज और मोर, लेस देन 180 डेज वाला कॉन्सेप्ट थोड़ी है। अकाउंट्स में तो क्या है, एसेट खरीदे हुए अगर 2 महीना हुआ तो 2 महीने का डेप्रिसिएशन लो, 10 महीना हुआ तो 10 महीने का करते ना, इंटू 10/12, 11 महीना तो 11 महीने का। लेकिन इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स में तो क्या है, एसेट जब खरीदते हैं ना, या तो फुल ईयर मिलेगा या हाफ ईयर, डिपेंडिंग अपॉन 180 डेज और मोर। तो इन शॉर्ट आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू कि अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन अलग होता है, टैक्स का अलग होता है, और इन लोग क्या करेंगे मालूम में, दोनों ही डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में देंगे। ये देख जो पीएनएल अकाउंट के अंदर बैठा हुआ है ना, ये कौन सा वाला होगा, ये एज पर अकाउंट्स वाला होगा, क्योंकि पीएनएल अकाउंट है ही अकाउंट्स वालों की चीज। और साडा इनकम टैक्स वाला कहां होगा, ये देख नीचे बैठा होगा एडिशनल इंफॉर्मेशन में। तो बस मुझे अभी सिखाना क्या मालूम है कि इसको कैसे डील करेंगे। अभी इतना अपना मन जानता है कि नहीं अकाउंट्स वाला डेप्रिसिएशन हमें नहीं चाहिए, वी वांट इनकम टैक्स वाला। लेकिन इसको ये देखो ना,
इस तरह के फॉर्मेट में कैसे एडजस्ट करोगे? अरे मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है, देखो ना, इनडायरेक्ट मेथड का। तो फॉर्मेट में कैसे दिखाओगे इसको? तो एक काम करते, मैंने इसको एक क्वेश्चन की तरह रखा है ना, इसको मैं एक आंसर के फॉर्म में सॉल्व करके बताता हूं। तो मेरे को बताओ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते, मैंने भी सिखाया था ना। हर सम में पहले टिकड़ा चौकड़ी मारते। तो ये देखो, सबसे पहले मैं टिक मार्क क्रॉस मार्क करूंगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट को मैं टिक कर दूंगा। देखो टिक किया, क्यों? क्योंकि बिजनेस की इनकम है और अपना रूल है कुछ भी बिजनेस का लगे टिक मार्क। फिर डेबिट साइड में जब डेप्रिसिएशन दिखेगा तो उसको टिकड़ा मारू के चौकड़ी। डेप्रिसिएशन एक अलाउड आइटम है, लेकिन एज पर इनकम टैक्स वाला अलाउड है, और यह डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स है। और सिंस ये अकाउंट्स वाला है ना, हमको ये पसंद नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, अकाउंट्स वाला नहीं चलबे। अकाउंट्स वाला डेप्रिसिएशन अपने को नहीं चलेगा। अपने इनकम टैक्स की कल कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो इसको मैं चौकड़ी मार दूंगा। माना कि डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 32, लेकिन ये डेप्रिसिएशन तो अकाउंट्स वाला है ना, ये कैसे अलाउ करेंगे? इसलिए मैंने इसको चौकड़ी मार दिया। और चौकड़ी मारा मतलब मालूम है क्या होगा? ये देख, ये हमारे नेट प्रॉफिट में पहले जो नेटा हुआ था वो वापस से ऐड बैक करना पड़ेगा। मेरा नेट प्रॉफिट 80 रुपया दिख रहा है, ये 80 रुपये के नेट प्रॉफिट में और डेप्रिसिएशन काट पीट के हो चुका है ना, तो उसको अपन पलटी मार देंगे। क्योंकि अपने को पीएनएल में जो 20 रुपया दिख रहा है ना, वो गलत लग रहा है, क्योंकि वो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है, इट इज नॉट अलाउड इन टैक्स। अपना जो इनकम टैक्स वाला है ना, वो बेचारा देखो नीचे बैठा है, देख जरा बेचारा, अपना इनकम टैक्स वाला दिख रहा है। इसको पता है मैं क्या बोलूंगा? अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस। क्यों? मेरे को बोल दो, मैंने इसको अनरिकॉर्डेड क्यों बोला? चलो, कहां लिखा है अनरिकॉर्डेड? लिखा नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड है ना। इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन बुक्स में कभी रिकॉर्ड ही नहीं होता है। बुक्स में जो रिकॉर्ड होता है ना, वो अकाउंट्स वाला होता है। लेकिन नीचे जो दिया ये अकाउंट्स वाला है कि एज पर इनकम टैक्स है? एज पर इनकम टैक्स वाला बोलने की जरूरत नहीं है, समझने का बात है कि वो अनरिकॉर्डेड है। तो अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस का इफेक्ट कहां आता है? ये देख इधर, वहां लेस हो जाएगा। तो सी इधर मैं लिख के रख देता हूं, अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस में इसका इफेक्ट आएगा। ओके, अभी इसको सम की तरह सॉल्व करते हैं। ओके, आंसर को देखो, राइट हैंड साइड में आंसर दिख रहा है। तो सबसे पहले अपना आंसर किससे शुरू होता है? नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट कितना है बताओ? 80 रुपीज। तो मैं इधर एक बार 80 रुपीज लिख देता हूं, बराबर। चेक करो, मैंने लिखा 80 रुपीज। फिर ऐड क्या लिखा है? डिसअलाउड एक्सपेंस। तो डिसअलाउड एक्सपेंस में डेबिट साइड की चौकड़ियां लिखते हैं। अरे डिसअलाउड एक्सपेंस, एक्सपेंस तो डेबिट साइड में होता है, और डिसअलाउड मतलब चौकड़ी मारा है। तो अपने पीएनएल में तो खाली डेबिट साइड में एक ही आइटम है डेप्रिसिएशन, और वो डिसअलाउड है। और उसका कारण क्योंकि अकाउंट्स वाला है ना, तो ये देखो मैं इधर लिख देता हूं, डेप्रिसिएशन कैसे लिखूंगा? एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कितना है? 20। देख रहे हो ये ऐड हो रहा है। क्यों ऐड हो रहा है? क्योंकि नेट प्रॉफिट में वो पहले लेस हो चुका था। नेट प्रॉफिट को नेट क्यों बोलते बताओ? नेट, नेट मतलब नेट माइनस करने के बाद नेट। लेकिन वो माइनस की भी चीज गलत थी ना, तो पलटी तो मारेंगे ना। पलटी मारना वाला ऐड बैक करना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऐड बैक। ऐड बैक। तो ये देखो मैंने ऐड बैक कर दिया। तो ऐड बैक करके आंसर क्या आया? बोल। अरे 80 में 20 रुपये ऐड बैक कर दिया तो 100 आ गया ना। अरे मतलब एक तरह से ये देखो, मैं इस 80 रुपये पे था ना, 100 पे पहुंच गया। अरे मैं जीपी बन गया अभी। 80 तो नेट था, लेकिन स्क्रीन पर देखते हैं उसमें 20 को ऐड बैक किया तो 100 बन गया ना मैं।
अब 100 एक तरह से ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब अपने को अपना इनकम टैक्स वाला लेस करना पड़ेगा। अरे डेप्रिशिएशन लेस तो होता ही है ना, लेकिन कौन सा? एज पर इनकम टैक्स। और एज पर इनकम टैक्स वाला देखो इधर है, क्या लिखा था मैंने उधर? अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस। तो ये देखो मैं इधर लेस करूंगा, ये दिख रहा है अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस। इधर क्या लिखूं बताओ? डेप्रिसिएशन। बोलो क्या लिखूं? एज पर इनकम टैक्स। कितना है? तो 25 लेस कर दिया। और तो फाइनल आंसर क्या आया? 75 रुपीज। इसको क्या बोलेंगे? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। सी मैंने जानबूझ के ब्लैक कलर में लिखा हाईलाइट करने के लिए। ये देखो हाईलाइटर से हाईलाइट भी मार देता हूं। क्या महसूस हुआ बताओ? ये देखो मैं एडलेस भी हाईलाइट कर रहा हूं, दिख रहा है? अरे मैं तो बोल रहा इसको दिमाग में रट ही डालो कि सम में जो डेप्रिशिएशन आएगा ना, उसका अपने आंसर में दो दो बार इफेक्ट आएगा। पहले नेट प्रॉफिट में एड बैक कर दो। और क्यों एड बैक करो? क्योंकि अपना जो नेट प्रॉफिट है वो काट पीट होने के बाद है ना, तो जो रॉन्ग डेप्रिशिएशन काटेला पीटेला है उसको पहले एड बैक कर दो। फिर सादा सही वाला डेप्रिसिएशन जो नीचे बैठा होगा कहां? एडिशनल इंफॉर्मेशन में, उसको लेस कर दो। मतलब पहले ऐड कर फिर लेस कर। ऐड किसको कर? रॉन्ग वाले को, ये देख ऐड। और जो राइट वाला है उसको लेस करो। सी तुम लोग को लगता होगा इतना क्या लंबा चक्री घुमा रहे, लेकिन सी करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अपनी मजबूरी क्या लो। ये देखो अपने को नेट प्रॉफिट से आंसर शुरू करना पड़ता है, फॉर्मेट है। जब आंसर नेट प्रॉफिट से शुरू होता है तो मन में क्या आता है? नेट मतलब तो नेट है, तो उसमें ऑलरेडी एक डेप्रिशिएशन कटा हुआ पड़ा है, तो उसको वापस से ऐड बैक तो करना ही पड़ेगा। एंड फिर सही वाले डेप्रिशिएशन का भी तो असर डालना पड़ेगा, तो वो अपने अनरिकॉर्डेड के नाम पे नीचे कर देंगे। सी तुम लोग को ये चीज अभी क्यों पढ़ा दे रहा हूं मैं? क्योंकि मैंने क्या बोला, इसके करोड़ सम सॉल्व करना, हर सम में तुमको डेप्रिशिएशन दिखेगा ही दिखेगा, और पक्की बात है कि 2 बार दिखेगा। तो इसको एक थियरी की तरह याद ही कर देते ना, तो सम में क्या अपना हाथ फास्ट फास्ट चलता है। तो रट डालो, ऐसे रटो, हर सम में डेप्रिशिएशन 2 बार आएगा, 2 बार आएगा, 2 बार आएगा। एक तो पीएनएल में दिखेगा और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिखेगा। पीएनएल वाले को चौकड़ी मार के मैं नेट प्रॉफिट में एड बैक कर दूंगा, और अपना इनकम टैक्स वाला अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस में लिखेंगे। तो ये हो गया, ये चीज याद रखना। अब हम लोग सम सॉल्व कर पाएंगे। तो सी टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर, ये निकालो, मैं बता दो कौन सा क्वेश्चन। ये देखो, ये याद हो गया ना, क्योंकि अभी तुरंत सम में भी आने वाला है ये पॉइंट, डेप्रिशिएशन का इफेक्ट। नाउ लुक, सम्स में ना ये वाला सम निकालना, पेज 57 निकालो। अपनी क्वेश्चन वाली जो बुक है ना उसमें पेज 57 निकालना, पेज नंबर 57। पेज 57 मिला? ओके। जैसे कि मैंने तुमको अभी अभी सिखाया था कि हर क्वेश्चन में लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देंगे, लेकिन पहले मैंने थियरी पढ़ाते टाइम तो ऐसे छोटू सा पीएनएल अकाउंट बना दिया था कि हाँ डेबिट साइड में कुछ अलाउड नॉट अलाउड आइटम्स होगी, क्रेडिट साइड में कुछ बिजनेस नॉन बिजनेस आइटम होगी। लेकिन अभी एक रियल पीएनएल अकाउंट दिख रहा है। ओके, अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्या करूं पहले? यस, पहले टिकड़ा चौकड़ी मारने का। लेकिन पता है, सुनो, सेफ्टी के लिए ना हमेशा चेक करना सब में पूछा क्या है। चेक करो सब में क्या पूछा है। लास्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन की, कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस। मतलब इसको अंडरलाइन कर दो, ये देखो, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस। मतलब
पीजीबीपी करना है, पीजीबीपी। पीजीबीपी का फुल फॉर्म प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तुम लोग पता है मैंने सम में क्या पूछा है, क्यों रीड करवाया? बताओ क्यों पढ़ाया मैंने? इस सम में खाली इनकम फ्रॉम बिजनेस पूछा है। ऐसा ही मिलता जुलता सम हम लोग आगे जाके करेंगे, उसमें मालूम है इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं, पता है क्या पूछा है? टोटल इनकम कंप्यूट कर। और टोटल इनकम मतलब मालूम है क्या? ये देखो, पहले तो 5 हेड्स ऑफ इनकम लाइन से लिखने पड़ेंगे। कौन से? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। फिर चैप्टर 6 से भी करना पड़ेगा, फिर जाके आंसर आएगा। फिर कभी कभी तो पूछते उसका टैक्स कैलकुलेट करके बता, तो अपने को वो सब भी करना पड़ेगा। सटक लटक विनिंग्स बैलेंस, सटक लटक विनिंग्स बैलेंस, गरीबों के लिए रिबेट, अमीरों के लिए सरचार्ज, सबके लिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। मतलब फुल फ्लेज भी करना पड़ता है, लेकिन इस सम में ऐसा करना है फुल फ्लेज नहीं। क्या पूछा है सम की लास्ट लाइन पढ़? प्रॉफिट्स एंड गेन्स, मतलब सिर्फ एंड सिर्फ बिजनेस इनकम का स्टेटमेंट बना दो बस। और मेरा प्लान क्या है मालूम है? एक आध सम में तुमको बिजनेस इनकम का करा दूंगा, लेकिन बाद में जल्द ही हम लोग ऐसे सम करेंगे जिससे बिजनेस क्या, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, चैप्टर 6 से टैक्स कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा। खैर वो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन अपने को पुराने चैप्टर्स का भी नॉलेज यूज करना पड़ेगा। लेकिन एक बार स्टार्ट करने के लिए एक बार खाली बिजनेस का ही कैलकुलेशन, तो इस सब में सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस का स्टेटमेंट बनेगा। चलो ट्राई करो। सबसे पहले स्टार्टिंग में पढ़ो क्या लिखा है। आयांश और रेसिडेंट इज नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट। सी, जिन लोग को टैक्स ऑडिट नहीं आता ना, मतलब समझ जाना चाहिए उन लोग का टर्नओवर 1 करोड़ क्रॉस नहीं हुआ होगा। ऑडिट करना किसके लिए कंपलसरी है? जिन लोग की सेल्स 1 करोड़ के ऊपर होती है। तो इन लोग ने सेल्स वेल्स का तो बोला नहीं है, लेकिन जब बोल दिया कि इसका ऑडिट नहीं आ रहा है तो ठीक है, इट सीम्स कि उसका सेल्स 1 करोड़ क्रॉस नहीं हुआ होगा। अरे उससे फर्क क्या पड़ता है? तो बॉस फर्क क्या पड़ता है मालूम है? इसका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न 31 अक्टूबर नहीं है, 31 जुलाई हो जाएगा। जिन लोग को ऑडिट नहीं आता ना, उन लोग का ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न 31 जुलाई होता है। तो उससे क्या करना है? अरे बॉस, बाय चांस टीबी लिकर वाला कोई खर्चा आया ना, तो उसमें अपने यही तो चेक करते, इट शुड बी पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। तो इस बंदे का ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न क्या है? 31 जुलाई। ऐसे पकड़ना पड़ता है। अरे मतलब ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न का काम आता है फॉर एक्सपेंसेस ऑफ टीबी लिकर। तो इधर जब टीबी लिकर वाला आएगा ना, तो अपने क्या चेक करेंगे कि 31 जुलाई तक पेड होना चाहिए। 31 जुलाई भी कौन सा? अपना जो साल चालू है उसका नहीं, अपना कौन सा ईयर एग्जाम में बताओ? 22-23। 22-23 का जुलाई नहीं, नेक्स्ट ईयर का 31 जुलाई तक पेड होना चाहिए। ये पेमेंट बेसिस वाला सिस्टम किसमें? टीबी लिकर में। खैर वो पॉइंट आएगा तब सोचेंगे, अभी चलो चालू कर देते। एक से सुनो ना, तुम लोग मार्किंग मत करना। मेरी क्या इच्छा है मालूम है? लुक, तुम्हारी टिक मार्क क्रॉस मार्क है ना, ये देखो मैं ऐसे ही रैंडमली कर रहा हूं, एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। अरे मैंने ऐसे कुछ भी किया है? मुझे क्या शोकेस करना था इधर कि एकदम सीधी लाइन में होना चाहिए। नहीं तो पता है लोग क्या करते हैं? ये देखो मैं गंदी स्टाइल बताऊं, गंदी स्टाइल, ये देखो गंदी स्टाइल में करता हूं। ये देखो लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं। ये देखो इधर टिक कर दिया, इधर क्रॉस मार दिया, ऐसे ऐसा। और ऐसे करते हैं ना, प्रॉब्लम क्या होती है? अपने सिली मिस्टेक भर भर की होती है। और मानो या ना मानो, ये पीजीबीबी के सम से ना पूरा मार्किंग के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अगर मार्किंग ही इस तरह से थर्ड क्लास तरीके से करोगे तो तुम खुद ही आता हुआ सम भी रॉन्ग करके आ जाओगे ना। इससे देखो, एच स्टाइल में मार्किंग करोगे नहीं, किस स्टाइल में करोगे? ये देखो मैं करके बताऊंगा, वापस बताऊंगा मैं। अपना मार्किंग अमाउंट कॉलम पे होना चाहिए। ये देखो सीधी लाइन में, देखो मस्त सीधी लाइन में, कुछ टिक मार्क तो कुछ क्रॉस मार्क, कुछ टिक मार्क को क्रॉस मार्क, स्ट्रेट लाइन में होगा तो अच्छा रहेगा। और एक बात सुन, पेशेंस रखो, सुनो मैं जो बोलता हूं। क्रॉस मार्क करेंगे ना,
एकदम सुंदर क्रॉस मार्क बनाना। ये देखो सुंदर मतलब ये देखो मैं बता रहा हूँ कैसा, ये देखो कोई भी चीज टिक होगी ना तो अपने कैजुअली करेंगे चलेगा। ये देखो कैजुअली किया ना, क्रॉस मार्क है ना, ये देखो क्या करूंगा, ये देखो मस्त प्यारा सा क्रॉस करके उसको ऐसा गोला बनाऊंगा। तुम लोग पता है मैं क्रॉस मार्क को इतना प्रेम से क्यों बना रहा हूं? ये देखो तुम लोग भूल चुके हो, ये देखो, ये देखो अपना फॉर्मेट मैंने क्या बताया था, प्लीज देख ले। अपना आंसर है ना पूरा चौकड़ियों से भरा पड़ा रहेगा। सी हम लोग मार्किंग करते टाइम टिकड़ा चौकड़ी तो सब मार देंगे, लेकिन फॉर्मेट देखो राइट साइड का देखो, वो एड डिसअलाउड एक्सपेंस में क्या लिखते हैं हम लोग, डेबिट चौकड़ियां। तो चौकड़ी अगर नीटली की होगी तो लिखने में इजी होगा ना। और बाद में लेस नॉन बिजनेस इनकम में क्या लिखते हैं, क्रेडिट चौकड़ियां। इससे चौकड़ी है ना करते टाइम मन में क्या चलना चाहिए, यही तो मुझे लिखना है, तो उसको नीटली करो। और टिक मार्क करते टाइम अपना माइंड भी क्या, ठीक है चलो ये तो ठीक है अलाउड है। और अलाउड आइटम का हम लोग कुछ इफेक्ट ही नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्यों? अलाउड आइटम नेट प्रॉफिट के अंदर शामिल है ऑलरेडी, और अलाउड है तो रहने दो ना। अपने तो जो रॉन्ग चीजें उनको रेक्टिफाई कर रहे हैं ना, इससे जो रॉन्ग है ना नीटली करना चाहिए। ओके सी ये सब चीजें छोटी छोटी लेकिन बहुत मायने रखती हैं। तो चलो अभी एक्चुअल टिक मार्क क्रॉस मार्क होगा, ये तो मैंने ऐसे ही किया था ना, ये रब कर देता मैं एक बार। आओ करते पहले डेबिट साइड में फर्स्ट आइटम क्या है, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस। मैं बताऊं तुम लोग को कोई सेक्शन याद भी नहीं आया ना, कॉमन सेंस तो है ना। कॉमन सेंस से क्या सोचना चाहिए, क्या ये खर्चा बिजनेस से रिलेटेड है? अगर लगे ना हाँ अलाउड टिक मार्क, लेकिन अंधाधुन मत करना। हर आइटम का हाथों हाथ एडिशनल इंफॉर्मेशन देखने का, एडजस्टमेंट साथ साथ देखते रहोगे ना तो क्या मिस्टेक नहीं होगी। तो पता है एज अ स्टूडेंट क्या करना चाहिए, एक से सुनो ना, ये सम है ना बहुत पपलू है, मैं इस सम के जरिए ना तुम्हारा लाइन ऑफ थिंकिंग पॉलिश कर रहा हूं। थिंकिंग सही होगी ना तो टफ सम भी सिंपल लगेंगे। तो ये सम के जरिए मैं तुम्हारी थिंकिंग क्लियर कर रहा हूं। तो थिंकिंग के नाम पे पहले तो मैंने क्या बोला, मार्किंग एकदम सीधी लाइन में करो और क्रॉस मार्क नीटली करो। और एक चीज अभी क्या बोले, कोई भी चीज का टिक मार्क क्रॉस मार्क करने के पहले हाथों हाथ उसका एडजस्टमेंट देख लो। तो चलो हम लोग एक्टिंग करते थोड़ा। ऑफिस एक्सपेंस के लिए कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है कुछ, देख लो पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 दिख रहा है, नहीं दिया तो ठीक है कुछ नहीं। तो हम लोग अभी बेफिक्र होके उसको क्या कर देंगे, अलाउड। तो ये देखो अलाउड की निशानी क्या है, ऐसे टिकड़ा मारने का। ये देखो मैंने टिक मार्क कर दिया है, टिक किया मैंने वो। फिर सैलरीज एंड वेजेस, नहीं पहले एडजस्टमेंट देखो ना, कुछ दिया है उसका एडजस्टमेंट। ओ दिया है क्या, क्या दिया है, पढ़ पढ़ क्या लिखा है, एडजस्टमेंट नंबर 4। हाँ क्या लिखा है, सैलरीज एंड वेजेस इंक्लूड। शिट मैंने कुछ किया देख, इंक्लूड वर्ड को मैंने सेंसिटिवाइज क्यों किया, इंक्लूड मतलब उसके अंदर है। अब अपने को मालूम है क्या देखना है, अंदर पड़े कोई तकलीफ दे रहा है कि अपने को, देखो क्या लिखा है, इट इंक्लूड्स बोनस ऑफ 4 लाख विच वॉज पेड ऑन 12 दिसंबर 2022। 12 दिसंबर 2022। और बोनस का रूल क्या था, तुम लोग भूल गए ना, मैं याद ही दिला देता हूं। बोनस का रूल क्या था, ये देखो बोनस की थियरी मैंने पढ़ाई थी इन्हीं दिनों में। बोनस का रूल क्या था बताओ, देख के बता दो, कॉपी मार लो, तुम लोग को याद नहीं है ना। ये देखो इधर था, किधर गया, ये देखो, अलाउड इफ इट इज पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। मतलब स्क्रीन पर देखिए बताओ, 31 जुलाई 2023 तक पेड है कि नहीं चेक करो। क्वेश्चन तुम लोग क्या खुला पड़ा है, चेक करो। क्वेश्चन में क्या बोला है, कभी पेड था, 12 दिसंबर 2022 लिखा है। स्क्रीन पर देख, 22 ढूंढ के बता किधर है, ये बताओ, ये देखो ये मेरे को मिल गया। अरे 12 दिसंबर 2022 तो अपने प्रीवियस ईयर के अंदर ही आ गया, मतलब इस पीरियड के अंदर पेड है ना, तो बस वो तो अलाउड है फिर।
तकलीफ कब होती है, ऐसा बोला होता ना, इट वॉज पेड ऑन 12 दिसंबर 2023। 23 बोला मैंने, 12 दिसंबर 2023 बोला होता ना, तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न को आर पार कर दिया। फिर तो साडा ड्यू डेट क्या है, 31 जुलाई 23, और अगर सब में बोला होता दिसंबर 23 में पे किया है, फिर तो ये कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया ना, तो वो करंट ईयर में नॉट अलाउड होके चौकड़ी हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, इस सब में क्या बोला है, 12 दिसंबर, लेकिन कौन सा दिसंबर, 22 वाला, और 22 वाला तो इस साल के अंदर ही आ गया, तो ये तो पेड है, तो अलाउड है। तो मेरे को बताओ फिर ऐसे एडजस्टमेंट को अपना क्या रिएक्शन देना चाहिए, इसको क्या बोलना चाहिए। देखो, सैलरी इंक्लूड बोनस विच वॉज पेड, हाँ तो क्या प्रॉब्लम है, बोनस इंक्लूडेड है और वो पेड है, वो भी टाइम पे पेड है, ड्यूरिंग द करंट ईयर ही पेड है, ये तो अलाउड है। तो अलाउड है तो अच्छी बात है। हम तो वैसे भी सैलरीज और वेजेस को टिक मार्क करने का सोचे थे, तो अंदर पड़ा बोनस भी अलाउड है। अगर ये बोनस नॉट अलाउड निकलता ना, तो ये देख मैं उसके 2 तीर बनाता ऐसे एरो, किसके, स्क्रीन पर देख, सैलरीज और वेजेस कितना दिख रहा है, देखना कितना है सैलरीज, 12 लाख दिख रहा है ना सैलरीज एंड वेजेस। फिर 12 लाख का मैं इसे 2 एरो बनाता है, देखो एक बार मैं खाली करके बता रहा हूं। 12 लाख में से 4 लाख को मैं चौकड़ी मार देता, अगर वो बोनस लेट पेड होता, तो लेट मतलब आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, तो मैं बोनस का 4 लाख को चौकड़ी मार देता। लेकिन 12 लाख में से 4 लाख बोनस है, तो बाकी के 8 लाख को क्या करता, टिकड़ा मार देता। लेकिन ऐसा इस समय मत करियो, ये तो कब करता, अगर बोनस अंदर पड़ा हुआ बोनस ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के बाद भरा होता तो। लेकिन इस समय तो इन लोग क्या बोल रहे हैं कि अंदर बोनस है, लेकिन तकलीफ थोड़ी दे रहा है यार, बेचारा बोनस है भी तो पेड है ना, और वो भी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के पहले ही पेड है ना, तो वो तो अलाउड है ना, तो पूरा ही अलाउड है। तो मेरे को बताओ फिर ऐसा ब्रेकअप करने का जरूरत है क्या। ये देखो उल्टे का क्या करना चाहिए मैं, ये देखो बेफिक्र होके पूरा टिक कर दो, पूरा 12 लाख टिक, मतलब मेरे को उस एडजस्टमेंट का असर नहीं पड़ा। वो बोल रहे नहीं अंदर, हाँ तो पड़े रहने देना यार, अंदर पड़ा हुआ बोनस भी तो ठीक है, और सैलरीज एंड वेजेस खुद भी ठीक है। एक सेकंड, सैलरीज एंड वेजेस टिक मार्क क्यों रहा, समझा कि नहीं, इट इज एन एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू बिजनेस बॉस। माना कि सैलरीज एंड वेजेस का कोई अलग से सेक्शन नहीं था, लेकिन जिसका कोई सेक्शन नहीं है तो 30(1) जिंदाबाद, 30(1) के नाम पे अलाउड बोल देना चाहिए। तो इन शॉर्ट सैलरीज वैसे ही अलाउड था, अंदर पड़ा हुआ बोनस भी अलाउड है, तो पूरा ही अलाउड है, तो पूरा टिक मार के आगे बढ़ते हैं। मजा तो कब आता सब में, बोल, कि अगर वो बोनस अंदर पड़ा हुआ आउटस्टैंडिंग होता या फिर पेड भी होता, तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के बाद पेड होता, तो अब तो हम लोग बोनस को बोलते चल निकल बाहर, उसको खींच के बाहर करके चौकड़ी मारते। मतलब फिर वो सैलरीज का जो 12 लाख का अमाउंट है ना, उसका 2 ब्रेकअप करता मैं, 4 लाख को चौकड़ी मारता, 8 लाख को टिकड़ा मारता, लेकिन इधर पूरा ही टिकड़ा मार दिया। फिर आगे करो, देखा साथ साथ में एडजस्टमेंट देखा हुआ रहता तो अच्छा रहता है, नहीं तो क्या अपने मस्त टिकड़ी चौकड़ी मार के आगे बढ़ जाते, फिर एडजस्टमेंट में माइंड घूम जाता अपना। इसे लगते हाथ एडजस्टमेंट कर लो। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग है ना फ्यूचर में जब 2-3 महीने के अचानक से डीटी पढ़ोगे ना, तब ये वाला लेक्चर देख लेना, क्योंकि सिर्फ पूरे वीडियोस देखने का बाद में टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ पर भी मैं तुमको सम सॉल्व करने का तरीका सिखा रहा होता हूँ ना, वो तरीके वाला वीडियो रिवाइज करना ही चाहिए, क्योंकि तरीका क्या थोड़े टाइम में शायद तुम लोग भूल जाओ, तो ऐसे सब वीडियो तो रिकैप करना ही चाहिए। नहीं तो मालूम है तुम लोग जब भूल जाओगे ना, सैलरीज एंड वेजेस टिक करोगे, एडजस्टमेंट को अलग से देखोगे। अरे एडजस्टमेंट अलग से नहीं देखना है, साथ साथ ही देखते आना चाहिए। ओके, अभी लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस को है ना पहले डिसीजन मत लेना, पहले क्या चेक करूंगा नीचे कुछ है एडजस्टमेंट, प्लीज देखो ना एक बार, देखने की एक्टिंग करता हूँ। एडजस्टमेंट 1 तो एडवर्टीजमेंट का था, एडजस्टमेंट 2 इंटरेस्ट पे है, लीगल चार्जेस का कुछ दिख तो नहीं रहा है, तो दिख नहीं रहा है तो क्या करेंगे, कॉमन सेंस लगाओ,
क्या लीगल चार्जेस धंधे में खर्चे होते ऐसे? अरे हर धंधे में लीगल चार्जेस का खर्चा तो होता ही है ना, इट्स अलाउड। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर आपने तो हमको कोई भी सेक्शन में नहीं पढ़ाया। अरे लेकिन यार कोई सेक्शन में नहीं आता तो 30(1) में तो आता ही है ना। 30(1) में मैंने क्या बोला था, सब कुछ अलाउड है प्रोवाइडेड बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। तो इसको क्या बोलना चाहिए, अलाउड। और अलाउड मतलब टिकड़ा मारूंगा, देखो टिक। और जब तक टिक हो रहा है ना, मतलब सोचना चाहिए ये सब का तो कुछ इफेक्ट आने ही नहीं वाला है। ये तो वैसे भी नेट प्रॉफिट में नेट हो चुके हैं, तो इसका तो वैसे भी इफेक्ट नहीं देखेंगे। अपने ना चौकड़ियों की तलाश में हैं, भूलना मत। अगला पॉइंट देखो, मजा आएगा। देखो अगला पॉइंट, एक काम करो तो पहले तुम लोग सोच लो, फिर मैं बात चालू करना मेरी। एक बार सोच लो ना तुम लोग। इंटरेस्ट ऑन लोन, सी मैंने तुमको कॉमन सेंस से सोचना बताया तो है, लेकिन जितना हो सके ना अपनी थियरी याद होना जरूरी है। अब मैं एक अच्छा स्टूडेंट होऊंगा ना, मैं अच्छा स्टूडेंट, तो इंटरेस्ट ऑन लोन को देखते ही मेरे माइंड में आना चाहिए सर ने 36(1) में C2 I2 B2 में I के अंदर पढ़ाया था। तुम लोग को याद नहीं आ रहा तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये देखो, देख लो देख लो, ये देखो मैं याद दिला रहा तुम लोग को। हाँ ये देखो C2 I2, ये देखो याद आया। यही चार्ट का नॉलेज काम आएगा। और तुम लोग गौर कर रहे हो, इधर शेड्यूल्ड बैंक लिखा है और अपने क्वेश्चन में भी कुछ बैंक की बात किया है। और मैंने तो खुद बोला था शेड्यूल्ड बैंक का ज्यादा लोड मत लो, क्वेश्चन में तो कोई भी बैंक दी हो ना, शेड्यूल्ड बैंक की समझना चाहिए। तो इतनी थियरी तगड़ी होनी चाहिए ना कि सब में वो जो सेंटेंस लिखा हुआ दिख रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट लोन का, उधर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देख के याद आ रही, ये तो वो 5 लोगों में से। कौन से 5 लोग? PFI नहीं, ये 5 लोग बताओ। स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, शेड्यूल्ड बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। तो शेड्यूल्ड बैंक है ना। और शेड्यूल्ड बैंक कैसे मालूम पड़ा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अ शेड्यूल्ड बैंक। इनफैक्ट ऑल दी बैंक्स आर शेड्यूल्ड बैंक। इफ द प्रॉब्लम इज साइलेंट ऑलवेज अज्यूम शेड्यूल्ड बैंक। अरे तो इधर रूल क्या था? ये रूल तो याद कर भाई, पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। आओ चेक करते हैं, चलो चेक करते, मजा आएगा अभी। क्या लिखा है नीचे पढ़ो, एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ना। क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्लूड्स, इंक्लूड्स वर्ड को अंडरलाइन किया जाए। इंक्लूड्स का मतलब क्या? ऊपर जो 7.5 लाख रुपया दिख रहा है, कहां पर? PNL में, उसके अंदर शामिल है कुछ। क्या शामिल है? इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर परचेज ऑफ न्यू मशीनरी। एक से नहीं, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, अमाउंट नहीं दिया है। मतलब एक्चुअली सम ऐसा बोलना चाह रहा है कि ऊपर जो 7.5 लाख है ना, उसके अंदर 2 लाख ऐसा वाला है। अरे नीचे एक काम करो, मैं जो लिखता हूं लिखो, ही देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम, एक सेकंड, यहां पर लिख दो, एक सेकंड ना, रुको। टेकन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक सेकंड, इंक्लूड्स के जस्ट बाद में लिखना इधर, इंक्लूड्स। ये देखो मैंने कैसे किया वैसे करो, 2 लाख। अब पढ़ना, मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक है, लिटरली ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब इसको नए नजरिए से पढ़ो, क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्लूड्स ₹2 लाख, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर परचेज ऑफ न्यू मशीनरी विच वॉज पेड ऑन 28 अगस्त 2023। यू नो व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न फॉर अस? अपना ईयर ये देखो 22-23 है, मतलब मार्च 23 में एंड होता है, उसके बाद जुलाई 23 इज द ड्यू डेट। और ये जुलाई 23 के पहले भरा है कि बाद में? अगस्त लिखा है ना, अगस्त भी 23 है, खाली अगस्त मत देखा करो,
अगस्त के बाजू में 22-23 वो भी तो देख। बाई चांस से अगस्त 22 होता तो अपने ईयर के अंदर ही आ जाता, लेकिन अगस्त 23 से मतलब नेक्स्ट ईयर में गया और नेक्स्ट ईयर में भी जाएगा, चलता है, लेकिन लेटेस्ट 31 जुलाई 2023 तक। लेकिन 31 जुलाई 23 के पहले के बाद में है ना, तो गलत हो गया, इट विल बी डिसअलाउड। तो क्या करेंगे, ये किसके अंदर घुसा हुआ पड़ा है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो एक बार मेरे को करने दो ना पहले। ये देखो, ये 7,50,000 का है ना, मैं 2 ब्रेकअप कर रहा हूं। एक सेकंड, ट्रायंगल बन गया। इसके अंदर जो 2 लाख है ना, इसको मैं चौकड़ी मार रहा हूं। क्यों चौकड़ी मार रहा हूं, क्योंकि ये 2 लाख हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो लोन लिया था उसका इंटरेस्ट है, और वो 43B कहता है, क्या बोला, सेक्शन 43B में लिखा है कि पेड होना चाहिए अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। लेकिन इधर हमने 43B को हर्ट किया, बेचारा 43B बोल के थक गया, पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। लेकिन ये पेड अप टू द ड्यू डेट है कि आफ्टर द ड्यू डेट है, आफ्टर। तो 43B भड़क गया, इससे डिसअलाउड, तो इसको चौकड़ी मारना पड़ेगा। लेकिन ये तो 2 लाख ही था ना, 2 लाख नीचे से मिला था ना, बचा हुआ अमाउंट कितना है, 5.5 लाख। इसके बारे में सम में कोई सूचना नहीं दी है, तो अपने तो टिक कर देंगे, अलाउड अज्यूम करेंगे। और मालूम है माइंड में क्या सोचना चाहिए, इंटरेस्ट लोन तो बिजनेस का ही खर्चा है ना, लोन वोन तो हम लोग क्या धंधे के लिए लेते हैं। अब 5.5 लाख के लिए कुछ सम में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो समझना चाहिए धंधे का खर्चा अलाउड। लेकिन 2 लाख को हमने खुन्नस में डिसअलाउ क्यों किया, बिकॉज ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 2 विच सेज के इट इज पेड आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। तुम लोग पता है क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन का इंपॉर्टेंस है इधर। फर्स्ट लाइन में क्या लिखा था, फर्स्ट लाइन पढ़, आयांश इज नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट। अगर ऐसा बोला होता तो आयांश इज सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट, वो ऑडिट करवाता है। तो जिनको ऑडिट करवाना पड़ता है उनका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न 31 अक्टूबर है। तो बॉस अक्टूबर के हिसाब से तो अक्टूबर के पहले ही था। अरे भाई अगस्त में पे किया था इसने, पढ़ना एडिशनल इंफॉर्मेशन 2 पढ़ना, अगस्त लिखा था ना। तो अगर अक्टूबर ड्यू डेट माइंड में होती तो अक्टूबर के हिसाब से तो ड्यू डेट के पहले, अरे बॉस तो अलाउड हो जाता, फिर तो पूरा इंटरेस्ट ऑन लोन टिक हो जाता, फिर तो मैं ब्रेकअप भी नहीं करता। लेकिन यहां ड्यू डेट उसकी 31 जुलाई है, वो भी मैंने अज्यूम नहीं किया, पहली लाइन में लिखा था। एक बात बोलो, तो वैसे प्रॉब्लम साइलेंट होता है तो 31 जुलाई अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम साइलेंट नहीं था, पहली लाइन में बोला था कि इसको ऑडिट नहीं लग रहा, और जिनको ऑडिट नहीं है उनका ड्यू डेट 31 जुलाई। फिर ऊपर देखो, तुम लोग ने ऐसा ब्रेकअप किया इंटरेस्ट ऑन लोन के साथ, आगे पढ़ो, लाइन में नेक्स्ट क्या है, रेंट एंड टैक्सेस। हिम्मत है तो बताओ कौन से सेक्शन में अलाउड है, सेक्शन 30। ऐसा सेक्शन के साथ याद होना चाहिए, ये तो तुम लोग को बच्चों वाला याद आ गया ना, ऐसे हर चीज याद होनी चाहिए। और इसका सॉल्यूशन एक ही है ना, मैं 1000 बार भी तुमको पढ़ा लूँ ना, कुछ फायदा है जब तक तो तुम लोग खुद इसको मेमोराइज नहीं करोगे। तो रेंट एंड टैक्सेस अलाउड, इससे गलती की, हम लोग ने एडजस्टमेंट नहीं चेक किया, करो ना एक बार चेक करो, रेंट एंड टैक्सेस का कोई एडजस्टमेंट है नहीं है, तो ठीक है, तो हाँ तो ठीक है, तो बेफिक्र होके अलाउड कर दो। और अलाउड मतलब देखो मैं टिकड़ा मार रहा हूँ, देखो टिकड़ी मारा, टिकड़ी टिक। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कुछ नीचे इंफॉर्मेशन दिया है, नीचे कुछ नहीं दिया ना, तो क्या करोगे, हो सके तो सेक्शन याद करो ना, प्रिंटिंग का कोई सेक्शन नहीं था तो 37(1) में अलाउड, तो इसको अलाउड कर दूंगा, देखो टिकड़ा मार रहा हूं, टिक। फिर डोनेशन, डोनेशन का क्या करेंगे, अरे डोनेशन साइंटिफिक रिसर्च का डोनेशन अलाउड था, नेशनल लेबोरेटरी आईआईटी वगैरह ऐसा डोनेशन दिया तो अलाउड है। लेकिन इधर बोला है नेशनल लेबोरेटरी आईआईटी रिसर्च का डोनेशन, रिसर्च ही नहीं लिखा इधर, सिर्फ डोनेशन।
तो सिर्फ डोनेशन दिया तो नॉट अलाउड। अरे डोनेशन कोई बिजनेस का खर्चा थोड़ी है, वो तो साइंटिफिक रिसर्च वाला डोनेशन एक्सेप्शनली सेक्शन 35 में अलाउ किया गया है। लेकिन वो साइंटिफिक रिसर्च बोला होगा तो ना, मेरे को बताओ इधर ऐसा बोला होता रिसर्च के लिए डोनेशन दिया है, तो एक बार मैं अज्यूम कर देता कि नेशनल लेबोरेटरी, आईआईटी अप्रूव्ड रुचि उनको दिया होगा, अलाउ कर देता। लेकिन कुछ नहीं बोला है तो जबरदस्ती मैं इसको रिसर्च वाला डोनेशन क्यों बनाऊं? मैं सोच सकता हूं कि मंदिर में जाके डोनेशन देके आया होगा, और जनरल डोनेशन तो अलाउड नहीं है ना, तो इसको चौकड़ी मारूंगा। और चौकड़ी मतलब ये देखो क्रॉस मार्क, मैंने क्या बोला, क्रॉस मार्क एकदम सुंदर बनाना चाहिए। फिर आगे देखो क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आरडीडी अलाउड है क्या? एक्चुअल में बैड डेट्स होता है अलाउड है, लेकिन आरडीडी नॉट अलाउड, तो इसको भी चौकड़ी मारना पड़ेगा, क्रॉस मार्क। डेप्रिसिएशन, मैंने बोला था ना अभी, डेप्रिसिएशन सम में 2 बार आता है, एक बार पीएनएल में रहता है, एक बार एडिशनल इंफॉर्मेशन में। चेक कर लो दोनों डेप्रिसिएशन, एक बार पीएनएल में दिख रहा है और नीचे भी दिखना चाहिए, एडजस्टमेंट नंबर 3 में दिख रहा है। और मैंने क्या सीखा था, पीएनएल वाले को चौकड़ी मार दो, तो ये देखो मैंने चौकड़ी मारा है। और नीचे नहीं, नीचे जो है उधर क्या लिखूंगा बताओ, अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस, यही तो याद नहीं है तुम लोग को यार, यूबीई, ये नीचे लिखना जरूरी है तुम लोग को भी। हाँ, अपने क्या लिखते नहीं ना, बाद में उस चक्कर में भूल जाते फिर। ये देखो मैंने अभी अभी तो पढ़ाया था, तुम लोग को याद दिलाता हूं, ये देखो डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स का इफेक्ट बताया था ना मैंने, इधर देखो, किधर गया, ये रहा देखो, ये देखो यूबी लिखा मैंने, सिखाया था ना, वही तो किया है मैंने। फिर अगला पॉइंट देखो, सब में एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट का कुछ इंफॉर्मेशन दिया है ना, क्या लिखा है पढ़ो, इट वॉज पेड विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस, टीडीएस काटे बिगड़ दिया है। तो रूल क्या था, अगर किसी नॉन रेसिडेंट को देते हैं ना पूरा डिसअलाउड, रेसिडेंट को देते तो 30% डिसअलाउड। तो बताओ ये एडवर्टीजमेंट का पैसा हमने किसको दिया है? कुछ बोला ही नहीं है। अरे हम लोग कौन है वो मत देखो, अरे हमने दिया किसको है वो देखो। तो एडवर्टीजमेंट का पेमेंट हमने किसको किया है, कुछ बोला ही नहीं। तो अज्यूम करें किसी देसी बॉय को दिया, रेसिडेंट बंदे को, और रेसिडेंट बंदे को टीडीएस काटे बिगड़ दिया तो 30% डिसअलाउड। तो क्वेश्चन में एडवर्टीजमेंट है कितना, 50,000 है, तो उसका 30% निकालो, 50,000 का 30% कितना होता है, 15,000। तो ये देखो मैं ब्रेकअप कर रहा हूं, ये देखो ना, 50,000 में से 15,000 को मैं क्या करूंगा, चौकड़ी। 15,000 कैसे निकाला, 30%, ये रूल है फिक्स्ड, सेक्शन याद है इसका, 40 छोटा ए, 40 छोटा ए में लिखा है कि अगर टीडीएस नहीं काटोगे तो वो खर्चा 30% डिसअलाउ हो जाएगा। और बाकी कितना बचा, 50 में से 15 गया तो 35,000। ये 35,000 वाली अमाउंट विल बी अलाउड, उसको टिक कर दूंगा मैं। फिर नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को एक काम करो ऐसे बॉक्स में डाल दो, नेट प्रॉफिट से अपना आंसर स्टार्ट होता है। अरे नेट प्रॉफिट से तो आंसर चालू होता है इनडायरेक्ट मेथड में। ओके, अभी क्रेडिट साइड बताओ। क्रेडिट साइड के लिए अपने दिमाग में क्या घूमना चाहिए मालूम है, सेक्शन 28 और 41। तो मुझे बताओ ग्रॉस प्रॉफिट, ये क्या ये बिजनेस की इनकम है? अरे सेक्शन नहीं भी याद है तो कॉमन सेंस, बिजनेस की इनकम है, टिक मार्क। लेकिन टेक्निकली ये सेक्शन 28 में आता है। 28 की लिस्ट का पहला पॉइंट है जीपी। फिर डिविडेंड, क्या ये बिजनेस की इनकम है? नहीं, डिविडेंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। और वैसे भी 28 की लिस्ट में क्या लिखा था, 28 की लिस्ट का लास्ट पॉइंट पता होगा ना, तो उसमें ऐसा था एनी अदर इनकम रिलेटेड टू द बिजनेस।
मतलब कोई भी इनकम और बिजनेस की होनी चाहिए, लेकिन डिविडेंड को तो तुमको मैंने पहले चैप्टर में पढ़ा दिया था, डी डब्ल्यू रामू फकीर में डी क्या था, डिविडेंड। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, तो इसको क्या बोलना चाहिए, भाई तू इफॉस वाला है, यहां क्या कर रहा है, हट, और हट बोल के कट, ये दो कट कर दिया और क्रॉस किया है ना, बाजू में लिखो इफॉस, ताकि समझे, वाई क्रॉस बिकॉज इफॉस, देखो राइम हो रहा है, वाई क्रॉस बिकॉज इफॉस, इफॉस से इसने चौकड़ी मारा इसको। तुम लोग पता है जिन चौकड़ियों को क्रेडिट साइड में जो चौकड़ी है ना बाद में लेस कर देंगे, क्योंकि क्रेडिट साइड में ये सब भर्ती हो गए, मतलब ऐड हो गए थे नेट प्रॉफिट में, तो इनको लेस करना है बाद में। हाँ, फिर इनकम टैक्स रिफंड, रिफंड का बताओ क्या करते हैं, दोनों रिफंड का साथ में फैसला करो, एक इनकम टैक्स रिफंड और एक जीएसटी रिफंड। तुम लोग पता है मैंने एक सेक्शन पढ़ा है तो 41(1) जनरल रिकवरी, 41(1) में क्या बोला है कि अगर कोई खर्चा अलाउड है तो उसकी रिकवरी बिजनेस की इनकम है, लेकिन अगर कोई खर्चा ही अलाउड नहीं है तो उसका रिकवरी इज नॉट अ बिजनेस इनकम। तो बताओ इनकम टैक्स रिफंड में, रिफंड इज अ रिकवरी, बट उसमें इनकम टैक्स के बारे में क्या राय है, क्या इनकम टैक्स अलाउड खर्चा है, यही नहीं मालूम लोगों को, इनकम टैक्स अलाउड नहीं है ना, ये देखो मैं दिखा देता हूं, एक बार देखना ही पड़ेगा, तुम लोग को याद नहीं होगा तो क्या फायदा पड़ा के। ये देखो टैक्सेस की दुनिया में, ये देखो, ये देख लो, ये क्या था, जीएसटी अलाउड होता है, देख ले स्क्रीन पर कॉपी कर ले, और इनकम टैक्स नॉट अलाउड है, तो रिफंड का भी वही करने का, अगर इनकम टैक्स को चौकड़ी मारते हैं ना तो उसका रिफंड भी चौकड़ी, और जीएसटी को टिकड़ा मारते हैं तो उसका रिफंड भी टिकड़ा। अरे बेस्ट याद रखो ना ऐसे, जो जो टैक्स अलाउड है ना उसका रिफंड भी अलाउड, और जो जो टैक्स नॉट अलाउड है उसका रिफंड भी नॉट अलाउड। तो अपने सब में कौन सा टैक्स है, एक इनकम टैक्स का रिफंड है और एक जीएसटी का, तो इनकम टैक्स तो नॉट अलाउड है ना, तो उसका रिफंड भी नॉट अलाउड। फिर जीएसटी अलाउड है तो उसका रिफंड भी अलाउड। तो बताओ मार्किंग कैसे करूं, बताओ मेरे को, अभी इनकम टैक्स रिफंड को चौकड़ी मार दूंगा, क्योंकि इनकम टैक्स खुद नॉट अलाउड है तो उसका रिफंड भी नॉट अलाउड। व्हाट अबाउट जीएसटी रिफंड, जीएसटी अलाउड है तो उसका रिफंड भी अलाउड, तो टिक मार्क करूंगा, देखो टिक किया मैंने। फिर इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ, इसको अरे भाई तू इफॉस वाला है, इधर क्या कर रहा है, हट, इफॉस वाले हट, अरे हट बोल के कट, मेरे को कैसे बुद्धि चला इफॉस का, डी डब्ल्यू रामू फकीर आई, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट पीपीएफ से मिला है, बट सी इंटरेस्ट में ना बहुत बार इनकम है कि एक्सपेंस वो भी चेक करना है, इनकम है, डेबिट साइड में भी इंटरेस्ट आया था देख, डेबिट में भी था ना, लेकिन वो तो खर्चे वाला इंटरेस्ट था, उधर इंटरेस्ट और लोन का थियरी याद करने का, लेकिन क्रेडिट में आया तो इंटरेस्ट इनकम होती है, और इंटरेस्ट इनकम तो इफॉस की पॉपुलर आइटम है, था ना डी डब्ल्यू रामू फकीर में अपना कोडवर्ड भी था, जीपीएस वाला इंटरेस्ट, एग्जाम वरना टैक्सेबल, तो ये तो इफॉस की याद दिलाया, तो इसको बोलना चाहिए तो इफॉस वाला, यहां क्या कर रहा है, हट, और हट बोल के कट, और कट मतलब चौकड़ी, और बाजू में इफॉस लिख दो ताकि समझे, वाई क्रॉस बिकॉज इफॉस, सारी मार्किंग हो गई। अब है ना, ऐसा नहीं है कि अपने सब एडजस्टमेंट भी लगते हाथ हो गए होंगे, अब कुछ कुछ एडजस्टमेंट बचेंगे, उनको देखना पड़ेगा, आओ बचे हुए एडजस्टमेंट को देखते, आओ मेरी मदद करो। एडजस्टमेंट 1 तो हो गया था, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5th बचा है, क्या लिखा है, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट वॉज नॉट रिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम, सब्सिडी इनकम है ना, रिसीव्ड है, और नॉट रिकॉर्डेड मतलब यूबीआई, इधर लिखो अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम।
तो ये मार्किंग्स हो गई। अरे लास्ट पॉइंट का इफेक्ट समझा ना, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट। ये अपनी थियरी में किधर था, में सेक्शन 28। सी तुम लोग को लग रहा होगा सेक्शन के बगैर काम चल रहा है ना अपना, एक्चुअली चल जाता है, लेकिन बाबा रिस्क मत लेना। सेक्शन इधर पता है सेक्शन 28 याद आना चाहिए था, मैंने सेक्शन 28 की थियरी में पढ़ाया था। कैश कॉम्पेंसेटरी सपोर्ट मतलब सब्सिडी बोला था, ड्यूटी ड्रॉबैक, सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, ये सब सेक्शन 28 में बिजनेस की इनकम है। और सेक्शन से याद आता है, कॉन्फिडेंस आता है, ये तो बिजनेस का इनकम है, और शिट रिकॉर्ड नहीं किया तो अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम में आ जाएगा। सी ऐड करना है लेस करना है मत सोचो, अपना फॉर्मेट बन चुका है, अपने आप जो चीज ऐड होनी ऐड हो जाएंगी, लेस होनी लेस हो जाएगी, अपने आप फॉर्मेट विल टेक केयर। तुम लोग खाली यूबीई यूबीआई टिकड़ा चौकड़ी करो, पूरा सम का डेकोरेशन ही कैसा होगा, टिकड़ा चौकड़ी यूबीई यूबीआई टिकड़ा चौकड़ी यूबीई यूबीआई। अरे मैं तो इतने सालों से कर रहा हूं, इससे मैं फ्रस्ट्रेशन में बोल रहा हूं, पूरे सम ही इसके कैसे भरे होते, टिकड़ा चौकड़ी यूबीई यूबीआई। फिर इफेक्ट कैसे आता है ये देखो, बताऊं, ये देखो, जो इधर टाइम पे नहीं मिलता, एक से ना पेज दिखाता तुमको फॉर्मेट में, ये देखो जितने भी डेबिट टिकट चौकड़ी से, नहीं हो गया, हाँ, जितने भी डेबिट चौकड़ी से वो ऐड हो जाएगी, और क्रेडिट चौकड़ी लेस, और यूबीआई का भी इधर लेस ऐड में इफेक्ट है। टिक मार्क जिसको किया उसका कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, टिक मार्क हम लोग एक्चुअली नहीं भी करें चलेगा। तुम लोग जब एकदम एडवांस लेवल पे पहुंच जाओगे ना, बहुत नॉर्मल लगेगा तुमको, तुम लोग शायद टिक मार्क भी करना बंद कर दो, कौन करेगा, उसका वैसे भी इफेक्ट नहीं है, क्यों क्रॉस मार्क से इफेक्ट आता है ना। लेकिन स्टार्टिंग में होशियारी मत मारना, स्टार्टिंग में अलाउड है तो अच्छा टिक भी करो, डिसअलाउड है तो क्रॉस सब करना, लेकिन एक दिन तुम लोग खुद रियलाइज करोगे कि मैं टिक मार्क कर रहा हूं, उसका तो कुछ इफेक्ट ही नहीं आता। अपने अल्टीमेटली फॉर्मेट में देखो इफेक्ट किसका दे रहे, क्रॉस मार्क्स का, क्यों टिक का मतलब क्या, वो राइट चीज है, और वो नेट प्रॉफिट में राइटली समाई हुई है तो वो सही है। अपने को तो रॉन्ग चीजों को रिवर्स करना है ना, तो अभी इसको है ना जो सम किया ना उसको ये फॉर्मेट में अरेंज कर दो फटाफट, 2 मिनट लगेगा, फटाफट हो जाएगा। देखो डिस्कस करने में जितना टाइम जाता है ना, उतना सॉल्व करने में नहीं जाएगा। सी मैं सम, तुम लोग तुम्हारा बुक खुला रखना, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं इसको। हाँ ये देखो, ऐसा स्टेटमेंट बनाओ, मेरा तो रेडी है, एक से इधर लिख के रखो ना, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 पेज 57। स्टार्ट होगा नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट से, हाथ फास्ट चलाना, टाइम कम है बहुत। नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट कितना था, 14, फिर इसके बाद देखो मैं क्या कर रहा हूं, रेड पेन हाथ में लो, एग्जाम में रेड पेन यूज नहीं करना है, ये खाली अपने नोट्स को जितना नीट रखोगे उतना याद करने में इजी रहेगा। मुझे तो शौक है भाई नीटनेस का, देख लो तुम लोग। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो फॉर्मेट था ना वही फॉर्मेट के हिसाब से चल रहा हूं। डिसअलाउड एक्सपेंसेस, और सी अभी नया नया सीखे हो ना, तो तुम लोग है ना इधर ब्रैकेट में लिख भी दो कि यहां मैं डेबिट साइड की चौकड़ियां ढूंढ ढूंढ के लिखूंगा।
या लिखूंगी, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा डेबिट चौकड़ी कंपलसरी नहीं है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। मतलब अभी अपना माइंड है ना डेबिट साइड में जो क्रॉस किया हुआ है ना उस पे होना चाहिए। ढूंढो डेबिट साइड में क्या क्या क्रॉस है। एक बार मैं गिन के ही बता देता हूँ टोटल कितने क्रॉस है। देखो, 1 2 3 4 5, 5वां चौकड़ी मारा मैंने। तो तुम लोग ने भी वही किया होगा, साथ में तो किया हमने। तो 5 चौकड़ियां, बस इनको चुन चुन के लिखना है बस। लेकिन पता है लिखते टाइम है ना उसको तुमने क्रॉस क्यों किया उसका रीजन ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। जैसे पहली चौकड़ी, पहला क्रॉस मार्क किस पे बताओ? अरे पहला क्रॉस मार्क अमाउंट बताओ ना कितने पे? 2 लाख पे। उसका रीजन क्या था? नॉट पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न था, नीचे पर एडिशनल इंफॉर्मेशन में। वो अगस्त में पे किया था ना, अपना ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न जुलाई है। तो सिंस वो नॉट पेड था अप टू द ड्यू डेट, इसलिए नॉट अलाउड। इधर सेक्शन भी लिखना पड़ता है 43B, तब जाके फुल मार्क्स मिलता है, नहीं तो इधर उधर कट पिट होगा मार्क्स में अपना। पहले ही बता रहा हूँ। तो ये देखो मैं कैसे प्रेजेंट कर रहा हूँ। डायरेक्ट मेरी नजर इंटरेस्ट पे क्योंकि समझा ना, मैं क्रॉस मार्क्स तलाश रहा हूँ। तो डेबिट साइड में पहला क्रॉस मार्क क्या दिखा? इंटरेस्ट ऑन लोन पे। तो ये देखो मैं सॉल्यूशन में कैसे दिखा रहा हूं उसको देखो जरा। इधर मैं लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन लोन, और ब्रैकेट में देखो क्या लिख रहा हूं, नॉट पेड, और ये भी लिख रहा हूं सेक्शन 43B। एक्चुअली मैंने इधर शॉर्टकट मारा, एकदम शॉर्ट में लिखा है। इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, ICAI, ये इंटरेस्ट और लोन है ना उसके ब्रैकेट में लंबा चौड़ा भाषण देते हैं। सिंस इट इज नॉट पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, इट इज नॉट अलाउड एज पर सेक्शन 43B। अरे मैंने भी मैसेज वही लिखा है, लेकिन इतना हो सके तो डिटेल में लिखना चाहिए। पता है ये जो मैंने एक चीज लिखी है ना इसका एक मार्क होता है, और ये तूने खाली इंटरेस्ट और लोन लिख के आ गया, लेकिन तूने उसका रीजनिंग नहीं दिया। क्या रीजनिंग? के नॉट पेड है, 43B वाला सेक्शन आड़े आ गया। ये रीजनिंग नहीं दिया ना तो जहां एक मार्क मिलने वाला आधा हो जाएगा। लोग सोचते रहते मेरा तो पूरा सम राइट था, मार्क्स क्यों नहीं मिला? इधर कटता है मार्क्स। इधर सेक्शन का भी इंपॉर्टेंस आएगा कि 43B में लिखा था कि पेमेंट बेसिस पे है, लेकिन ये अनपेड था। एक्चुअली तो पेड था लेकिन अगस्त में था ना, और अपने को क्या चाहिए? जुलाई तक पेड होना चाहिए। तो कितना अमाउंट है बताओ ये? 2 लाख। फिर आगे करो, इन शॉर्ट हर चीज के ब्रैकेट में रीजनिंग लिखो। नेक्स्ट क्या था? अरे P&L डेबिट साइड में चौकड़ियां ढूंढो। अगली चौकड़ी किस पे है? डोनेशन पे। लेकिन डोनेशन को डिसअलाउ करने का कोई विशेष सेक्शन नहीं है, बस नॉट अलाउड, नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। ब्रैकेट में यू कैन जस्ट राइट नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, बट रीजन लिखना जरूरी है। देखो मेरे पास जगह की कमी होने के कारण मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूं। तुम लोग डोनेशन लिख के ब्रैकेट में लिख दो नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। अमाउंट कितनी थी? तुम लोग पता है ये लोग सब है ना अपने नेट प्रॉफिट में नेट हो चुके थे, लेकिन अपने को ये गलत लगा इसलिए हम लोग वापस उसको एड बैक कर रहे हैं। फिर नहीं, लाइन से देखो, हाँ लाइन से कुछ मिस मत कर देना। हाँ बरा, अगला क्रॉस मार्क किस पे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मैं शॉर्ट फॉर्म मार रहा हूं RDD, RTD। इसका भी रीजन लिखना है तो क्या लिख सकते हैं?
बिकॉज इट इज जस्ट अ प्रोविजन, इट इज फॉर, बिकॉज इट इज जस्ट अ प्रोविजन, ऐसा लिख सकते रीजन। एक्चुअल बैड डेट्स नहीं है ना, एक्चुअली पैसा डूबा होता है तो अलाउड भी होता है, ये खाली एक प्रोविजन क्रिएट किया है कि शायद अपने पैसे डूब सकते हैं। हाँ, वो 48(7) का सेक्शन कब लगाना चाहिए में, ग्रेचुटी प्रोविजन हुआ ना तो 48(7) के नाम पे डिसअलाउड होता है। बाकी वो बात अलग है, रूल तो हर प्रोविजन के लिए, हर प्रोविजन डिसअलाउड है, लेकिन 48(7) का सेक्शन ग्रेचुटी प्रोविजन हुआ तो ही लिखना चाहिए। तो आरडीडी नॉट अलाउड कितना अमाउंट है? इधर रीजन खाली ये लिख सकते, बिकॉज इट्स अ प्रोविजन, बिकॉज इट्स जस्ट अ प्रोविजन नॉट अलाउड। फिर आगे डेप्रिसिएशन, लेकिन पता इधर ऐसे लिखना डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स। क्या लिखोगे? डेप्रिसिएशन एज पर, कितना है? 17,000 ना। और क्या है? देखा, डेप्रिसिएशन में मैंने रीजन लिखा है, एज पर बुक्स लिखा है, तो उसमें रीजन छलक रहा है ना। एडवर्टीजमेंट में देखो रीजन क्या लिख रहा हूं, विदाउट टीडीएस। ब्रैकेट में देखो क्या लिख रहा हूं, 30% डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40 छोटा ए। इधर सब होशियार लोग बाजी जीत जाते हैं और सादे बच्चे लोग इधर मार्क्स कटवा के आ जाते हैं। अपने को ये सेक्शन तक याद होना चाहिए कि सेक्शन 40 छोटा ए में 30% डिसअलाउड है, इसका मार्क्स है मेन। टीडीएस नहीं काटते तो 40%, सॉरी सेक्शन 40 छोटा ए था ना, अमाउंट कितना था? 15,000। फिर और कुछ डेबिट साइड में चौकड़ी है? नहीं है। तो सब चौकड़ियों का टोटल क्या आया? टोटल बोलो। 9,82,000। इधर प्रेजेंटेशन देखो मैंने कैसे किया है, आउटर कॉलम में दिखाया मैंने ऐसे, ऐड 9,82,000, ऐड करके क्या आया? अरे नेट प्रॉफिट में ऐड किया, ऊपर नेट प्रॉफिट था ना 14,85,400, उसमें 9,82,000 ऐड करो, कितना आ गया? 24 lakhs। नहीं नहीं लिखा तो चलेगा, टाइम कम है ना, तो हर स्टेज पे टोटल मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी तो मैं तो परफेक्ट स्टाइल में प्रेजेंट कर रहा हूँ इसलिए मैंने टोटल करके भी दिखाया है। लेकिन अभी आगे क्या आएगा? अभी इसके बाद फॉर्मेट याद करो, अभी क्रेडिट साइड की चौकड़ियां लेस कर देंगे। सिंपल ही सा, पहले डेबिट साइड की चौकड़ियों ऐड करो, फिर क्रेडिट चौकड़ियों को लेस करना है। लेकिन क्रेडिट चौकड़ियों को लेस करते हैं क्या लिखेंगे? लेस, हाँ यस, नॉन बिजनेस इनकम। अब अपनी नजरें क्रेडिट साइड की चौकड़ियों पे होगी, तो क्रेडिट साइड में क्या क्या क्रॉस किया हुआ है? डिविडेंड है एक, इनकम टैक्स रिफंड है,
और इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ, तीनों लाइन से लिख दो फटाफट। और जैसे कि मैंने बोला रीजन लिखने का, तो डिविडेंड के ब्रैकेट में रीजन क्या मालूम है, इफॉस है। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाला है, इसलिए इसको हमने बोल दिया फुट ले फुट ले हट ले फुट ले हट जा। कितना है? 3 लाख ना। जल्दी जल्दी फास्ट। फिर आईपैड का बैटरी भी डाउन है मेरा तो आज। फिर इनकम आईटी रिफंड, $14,000। आईटी रिफंड को रीजन क्या देना चाहिए मैं? इनकम ही नहीं है। मालूम है क्या है? सुनो इधर देखना, मैंने गलती से कुछ इनकम टैक्स भरा था ज्यादा, वापस आ गया, मेरा ही पैसा मेरे को मिला भाई। और ये इनकम टैक्स भरा था उसको मैंने खर्चा भी नहीं दिखाया था, और मेरे ही पैसे मेरे को मिले, तो ना उसको मैंने खर्चा दिखाया था, वापस आ गया तो इनकम भी नहीं दिखाऊंगा। इनकम ही नहीं है। जीएसटी रिफंड है ना, वो हमने जीएसटी भरते टाइम खर्चा क्लेम किया था ना, तो उसका रिफंड इनकम बन के बैठता है। लेकिन ये तो इनकम ही नहीं है। अरे मैं रीजन बोल रहा हूं, कोई बोले आईटी रिफंड में रीजन क्या लिखो? नहीं लिखा चल, लिखना है तो लिख दो नॉट इन इनकम, इनकम ही नहीं है, इसलिए इसको हटा डाला। फिर इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ, हाँ ये जरूर मेरी इनकम है, लेकिन ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, तो ब्रैकेट में इफॉस लिख दिया। कितना है? तो क्रेडिट साइड की 3 चौकड़ियों का टोटल क्या है? 324,400। ये लेस हो जाएगा। लेस होने के बाद अपना आंसर कहां पहुंचा था? पहले 24,67,400 था ना, उसमें से माइनस करोगे, क्या था? 24,67,400 माइनस 324,400, कितना आता है? 21,43,000, 21,43,000। फिर फॉर्मेट याद करो, फॉर्मेट याद होना चाहिए बस। अब यूबीई लेस यूबीआई ऐड, तो आओ करते पहले लेस अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस। एग्जाम में ना फुल फॉर्म लिखना, मैंने जो शॉर्ट फॉर्म मारा है ना चलता नहीं ऐसे, हाँ पूरा लिखो अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस। और उसमें क्या था अपने पास? नहीं, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स। तुम लोग पता है थोड़े टाइम में एक चीज रट्टा हो जाएगी, जैसे यूबीई पे पहुंचोगे ना डेप्रिसिएशन स्ट्राइक होगा तुमको। क्यों? हर सम में आता है। अरे मतलब यूबीई का ही फिक्स्ड आइटम है, रट लो, मैं तो बोल रहा रट लो। यूबीई आया मतलब डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स आना ही है। कितना था? 4,50,000। एक ही इसने डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखा ना मैंने, तो माइनस करके कितना आया? 16,93,000। एक्चुअली हर स्टेज पे टोटलिंग करना जरूरी नहीं होता है, एग्जाम में टाइम कम है तो ये सब टाइम बचाने का अपने को, लास्ट में कैलसी लेके एक साथ कर लेने का। फिर ऐड, नहीं लिखेंगे क्या? ऐड अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम। और इसमें भी 2-3 चीजें कि एक ही चीज है? एक ही चीज है, सब्सिडी। तुम लोग देख रहे हो एक बार मार्किंग हो जाती है, सॉल्व कैसे चुटकी में हो जाता है। कुछ किया ही नहीं, फट सॉल्व भी हो गया, आंसर आ गया राइट अपना। कितना है सब्सिडी?
फाइनल आंसर आ गया 17 lakhs 93,000 टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। बाजू में लिखो, मैं लिख नहीं रहा हूं, तुम लोग लिखो। हाँ, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। क्या लिखोगे? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब एक सब होमवर्क लेके आना इसमें। क्वेश्चन नंबर, ये इसमें से है, देखो पेज कहाँ गया, हाँ, पेज 27 क्वेश्चन नंबर 10, पेज 27 क्वेश्चन नंबर 10, पेज 27 क्वेश्चन नंबर 10। ये होमवर्क है, प्लीज सॉल्व करके आना। ओके।